देखिए, मुझे ये जान के हैरानी होती है कि आप लोग अभी भी मेरी उस वीडियो को नहीं देखे जिससे आप सब अपने बायो में 360 आउट ऑफ 360 अपने नीट एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आए हैं। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज के साथ ही साथ आपको मैं वो इंपॉर्टेंट क्रक्स दूंगा कि आप किस तरह से बहुत अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हो बहुत ही कम समय में। याद रखना, आपको एनसीईआरटी एक बार पढ़नी पड़ेगी, दूसरी बार आपकी पूरी एनसीईआरटी की रिवीजन हर एक चैप्टर, हर एक पेज 1 मिनट के अंदर होगा। अगर आप लास्ट तक बने रहे तो हम आपको लास्ट में एक ऐसे की पॉइंट बताएंगे, एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसके थ्रू मैंने भी 360 आउट ऑफ 360 लाया था और मेरे कई दोस्तों ने 360 आउट ऑफ 360 लाया था। और उम्मीद करते हैं आप सभी भी अपने नीट एग्जाम में बायो के सारे क्वेश्चन सही करना चाहते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखो, स्टार्टिंग में आपको पहले एनसीईआरटी पहले बता देती है कि आपको इसमें क्या-क्या पढ़ना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो 2.1 हम इसमें देखेंगे किंगडम मोनेरा। सेकेंडली इसमें हम प्रोटिस्टा किंगडम देखेंगे, देन किंगडम फंजाई, देन किंगडम प्लांटी, देन एनिमिलिया किंगडम। अब अगर मैं बात करूं प्लांटी और एनिमिलिया किंगडम के लिए तो अलग सेपरेट दिख जाएगा चैप्टर आपको लास्ट में, लेकिन एक पॉइंट है जिसको लोग बहुत इग्नोर करते हैं, ये वेरॉइड्स, वायरसेस एंड लाइकेंस। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं नीट में, लेकिन कहीं कहीं हद में किसी स्टेट्स में बायो के ये हट चुके हैं टॉपिक्स, ठीक है। तो उससे आपको घबराने की बात, वो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। देखो, चैप्टर किस तरह स्टार्ट करता है, याद रखना। इस बार का जो नीट हुआ था, जो नीट प्रीवियस हुआ था, उसमें ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे ऐसी जगह से पूछे गए थे कि जिससे बच्चे कभी वहां पे ध्यान ही नहीं जाता। समझ रहे हो क्या? जैसे कि ट्रिपल क्राउन अवार्ड किसको मिला था, ठीक है, वो देखो ना, एक मतलब सेक्शन से आ गया, अलग सेक्शन से आ गया। कोई बच्चा उसको पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है। पढ़े होंगे बहुत लोग, लेकिन होगा क्या कि सारे नहीं पढ़े होंगे। तो देखो, स्टार्ट करती है लाइन कि भैया सिंस डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, शुरुआती से सिविलाइजेशन की जब शुरुआत हुई थी तब से देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब से ये सिविलाइजेशन, जब से मतलब कि सभ्यताएं शुरू हुई, तब से ये क्लासिफिकेशन एक तरीके का इंटरेस्ट बना रहा है, ठीक है। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, इट वॉज डन इंस्टिंक्टली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक, बट बॉर्निंग आउट अ नीड टू यूज ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर यूज ओन। स्टार्टिंग में हम करते क्या थे पता है, हमारे जो काम की चीजें थी ना, हम उसको कोशिश करते थे कि हम उसको क्लासिफाई करें। हम उसको क्या करते थे, हम उसको कोशिश करते थे कि हम उसको क्लासिफाई करें, क्योंकि हमारा काम होना चाहिए, ठीक है। उस पे हम फोकस करते थे। मतलब आपको तो पता ही होगा, इंसान हमेशा से अपनी जरूरतों को ही लेकर तो आविष्कार किया है, ठीक है। कह रहा है कि यूज फॉर, स्टार्टिंग में हमारी कोई खास जरूरत थी नहीं। तो जब खास जरूरत कुछ नहीं थी तो हम लोग स्टार्टिंग में किस चीज को देखते थे, सिर्फ बेसिक नीड्स को, जिसको बोलते हैं हम लोग रोटी कपड़ा मकान, यानी कि फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग। ये हमारी बेसिक नीड्स थी स्टार्टिंग में। कब? जब हमें एट दैट पॉइंट हमें उतनी डेवलपिंग नॉलेज नहीं थी कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े तो एक हमारे मतलब एक सदी के सबसे, देखो उस सदी के तो बहुत महान फिलोसफर बोले जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप इनकी जो डिस्कवरी देखोगे ना, तो आपको पता ही चलेगा कि यार इसने किया क्या। इसने तो बहुत ही बेसिक बात बता दी, क्योंकि आप तो आज पढ़ चुके हो ना। याद करो उस समय की बात, अगर सोचो आप, जिस टाइम पे लोग कुछ भी नहीं जानते थे, इवन सिर्फ कपड़ा खाना रहना ही उनके लिए बड़ी बात थी। उस टाइम पे एक लीजेंड साइंटिस्ट है, इनका नाम था एरिस्टोटल, ठीक है। अब मैं इनके बारे में बता दूं तो मतलब बताने की तो खैर जरूरत है नहीं, बट आप सभी जानते होंगे कि ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है जी। चलो, कह रहा है कि वॉज अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आपको याद रखना है कि देखो, जो हमारी ट्रिक कहती है ना कि हम कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी के हर एक पेज से हम क्वेश्चन बना सकें, हर एक लाइन से हम क्वेश्चन बना सकें। इससे क्या होगा कि हम मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस को अपने एनसीईआरटी के रिवीजन में ला सकते हैं। उससे होगा क्या, हमारे सारे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। तो इन्होंने यही पहले थे जिन्होंने क्या किया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को सबसे पहले शुरू किया और क्लासिफाई करने का तरीका यानी कि अटेम्प्ट स्टार्ट किया कि भैया चलो कुछ क्लासिफाई कुछ हद तक करा जाए, ठीक है जी। तो अब जैसे ही इन्होंने आगे मतलब देखो, ही यूज्ड अ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि नहीं, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एंड हु हैज द फर्स्ट अटेम्प्ट, या फिर हु हैज बीन प्रोसीडिंग, या फिर किसने पहला ट्राई किया था, पहला अटेम्प्ट। तो बोलना एरिस्टोटल वाज द वन
एरिस्टोटल वाज द वन हु अटेम्प्टेड द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है, पहली चीज। और इन्होंने क्या तरीका यूज किया था, तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि ही यूज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है, अब यहाँ पे तीन बातों को हम आपको क्लियर कर रहे हैं। देखो, मुझे पता है कि आपको आता होगा, मुझे पता है कि आप सभी को आता होगा, लेकिन जिनको आता है भाई वो स्किप कर लो वीडियो को, थोड़ा आगे चले जाओ। लेकिन जिनको नहीं आता उनको मैं बता दूं, देखो तीन चीजें होती हैं हमारे पास, हमारे को पढ़ने की तीन चीजें होती हैं मेजरली। देखो, पहला होता है हमारे पास मॉर्फोलॉजी, ठीक है जी। अब आप सभी को पता है कि यार लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मॉर्फो का मतलब क्या है। देखो, मॉर्फोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। आप ये पेन देख रहे हो, आप अगर दूर से देख के कह दो कि ये पेन व्हाइट कलर की है, ठीक है, तो दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस पेन। तो इन्होंने पहले क्लासिफिकेशन को किस बेसिस पे किया, मॉर्फोलॉजी के बेस पे किया, ठीक है, टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। देखो, एक बात याद रखना, इन्होंने सबसे पहले प्लांट्स को क्लासिफाई किया किसमें, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। इन तीनों चीजों में डिफरेंस याद कर लेना। देखो, हर्ब्स सबसे छोटे होते हैं, याद करो, हर्ब्स को खाने वाला ही कहलाता है हर्बीवोरस, ठीक है, हर्ब्स सबसे छोटे होते हैं। देन अच्छा, इनका एग्जांपल हर्ब्स का क्या क्या हो जाएगा, तुलसी, पुदीना, धनिया, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स, ठीक है, किसके हो जाएंगे, श्रब्स के। हर्ब्स के एग्जांपल जो उनसे बड़े, जैसे वीट, राइस, ये सारे क्या है, श्रब्स टाइप में आ जाएंगे, मतलब झाड़ी टाइप का जितने हाइट। और ट्री आप जानते हो जो सबसे बड़े हो, ठीक है जी। देन कह रहा ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स। इन्होंने पहली चीज तो प्लांट्स को तीन कैटेगरी में बांटा, किस किस कैटेगरी में, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया पहला। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को इन्होंने प्लांट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन सी तीन कैटेगरी में प्लांट्स को डिवाइड किया, साथ साथ बोलो, श्रब्स, ठीक है, हर्ब्स, सॉरी हर्ब्स को पहले लेना चाहिए था, हर्ब्स एंड ट्रीज। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनिमल्स का भी डिवीजन किया, एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया। क्या चीज, दोज हु हैड रेड ब्लड एंड दोज हु डिड नॉट। अब देखो, एनिमल्स को, आपको लग रही हो कितनी बेवकूफता कर रहे हैं, कितनी मतलब सिंप्लीफाइड चीजें हैं, लेकिन उस समय ये बड़ी खास थी। देखो, दोज विच हैव रेड ब्लड, जिनका लाल खून होता था, एंड दोज डिड नॉट, और जिनके पास लाल खून नहीं होता था, उसके बेस पे उनको ये डिवाइड करते थे। तो ठीक है, तो ये हमने क्लासिफिकेशन किनका जाना, एरिस्टोटल का। देन आगे आगे सदी के महान साइंटिस्ट थे भाई, नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग, नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग तो भाई सबसे महान थे कौन, कार्लोस लिनियस, या फिर कार्ल्स लिनियस जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कार्ल्स लिनियस, ठीक है जी। अब कह रहा है कि जैसे टाइम a two kingdom system has been classified with plantae as well as animals kingdom was developed that includes all plants and animals respectively। अब यहाँ पे दो किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांटी एंड एनिमिलिया, या फिर कह सकते हो हाँ, प्लांटी एंड एनिमिलिया, दो किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, जिसमें एक में प्लांटी में प्लांट्स थे, एनिमल्स में एनिमल्स थे रिस्पेक्टिवली। क्या दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। इस सिस्टम में इन्होंने क्या गलती करी पता है, इन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस नहीं बताया। इन्होंने क्या किया, इस सिस्टम में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में जिक्र नहीं किया, जो कि पता है कि प्रोकैरियोट्स आर द प्रिमिटिव सेल्स या फिर प्रिमिटिव वंस, ठीक है, और यूकैरियोट्स आर ट्रू सेल्स, या फिर इनको हम कह सकते हैं कि ये मॉडर्न सेल्स हैं, ठीक है, एंड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और किसके किसके बेस की बात नहीं की, ना तो यूनिसेलुलरिटी की बात करें, ना तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें। एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी, और फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी को तो छुआ भी नहीं। एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, और जो फोटोसिंथेटिक मतलब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते थे जैसे कि फंजाई, उनको भी नहीं टच किया। तो इन्होंने क्या क्या कौन कौन से बेसिस को मिस कर दिया, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, फोटोसिंथेसिस, सिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है, साथ ही साथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इन सब चीज को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, मतलब काउंट ही नहीं किया, देखा ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वर इजीली डन एंड वाज इजीली टू अंडरस्टैंड। आगे चल के प्लांट और एनिमल्स के क्लासिफिकेशन को ही बनाया गया, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू द ईदर कैटेगरीज।
आगे चल के कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो किसी कैटेगरी में लाई नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका वो फीचर ही नहीं बन रहा था। तो हुआ क्या? Hence the two kingdom classification for a long time was found in inadequate। मतलब दो किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत सालों तक प्रॉपर नहीं था, उसको इनएडिक्वेट मान लिया गया। इनएडिक्वेट मतलब जो प्रॉपर ना हो, ठीक है। बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, अब उसके बाद ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस मतलब ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा गया। अ नीड वाज फेल्ट दैट इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टर्स लाइक सेल स्ट्रक्चर। अब ये बोला गया कि भाई ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देखो, उसकी सेल किस चीज की बनी है, सेल स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। क्या क्या देखा गया? अब ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देखो, सेल स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। नेचर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की नेचर कैसी है, किस चीज की बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेन की है, ठीक है, कि म्यूरिन की है, कि एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड की है, या फिर नाम नाक की है, मतलब नाम क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीनो एसिड और एक म्यूरेमिन, ठीक है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है उसमें, हैबिटेट कैसा है उनका, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरह वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारे फीचर्स कौन कौन से, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पहला, दूसरा सेल स्ट्रक्चर कैसा है, तीसरा नेचर ऑफ वॉल कैसा है उनका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है उनमें, हैबिटेट्स कहाँ रहते हैं वो, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे वो पैदा होते हैं, कैसे वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, साथ ही साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को क्या कहते हैं हम, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं, ठीक है। हम मतलब देखें कि कैसे वो किस चीज से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, एटसेट्रा। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव hence undergo severe change several changes over the period। भाई क्लासिफिकेशन जैसे समय बीतता गया बहुत से इसमें बदलाव भी आए, बहुत से रिलीवेंट बदलाव आए, बहुत से इरिलीवेंट बदलाव आए। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। द अंडरस्टैंडिंग of what group an organism has been included under the kingdom have been changing. The number of nature of other kingdom have also understood differently by different scientists over the time। कहने का मतलब अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग क्लासिफिकेशन की, अलग अलग चीजों को इंक्लूड किया, बट कांस्टेंट क्या था, एनिमिलिया एंड प्लांटी, ये दो सब में होते थे, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक थे, ये बेसिक थे और बेसिक्स हमेशा बन चुके थे। अब आपको ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चार्ट बहुत ही ज्यादा मतलब इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, एज इट इज डायग्रामेटिक बेस भी आ जाता है। जैसे मोनेरा की सेल वॉल किससे बनती है, मोनेरा की सेल वॉल कैसी होती है, किस नेचर की, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है। प्रोटिस्टा की यूकैरियोटिक, फंजाई की यूकैरियोटिक, प्लांटी की यूकैरियोटिक और एनिमिलिया की यूकैरियोटिक। सेल वॉल किसके बनी है, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है जो कि पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है मोनेरा में, ठीक है। और प्रोटिस्टा में कुछ में होती है, सब में नहीं। फंजाई में काइटिन की बनती है और प्लांटी में सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में नहीं होता, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है जी। और यूकैरियोटिक से आपको यूकैरियोटिक सेल्स दिख जाएंगी प्रोटिस्टा से, ठीक है। फंजाई में होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लांटी में, एनिमिलिया में, सब में होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा कैसा है, सेलुलर है, सिंगल सेल का मतलब ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। प्रोटिस्टा भी सेलुलर है, मतलब ये भी यूनिसेलुलर है। फंजाई से मल्टी सेलुलरिटी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे मल्टी सेलुलर सेल दिखेगी लेकिन लूज टिश्यू, ठीक है। आगे चल के टिश्यू और ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा बॉडी, और एनिमिलिया में प्रॉपर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम सब एकदम क्लियर कट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करें तो यहाँ पे ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, जिसमें कई मोड ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं, जैसे कीमोसिंथेटिक जो केमिकल से अपना काम, अपनी एनर्जी बनाए, एंड फोटोसिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब जो लाइट एनर्जी से अपना मतलब फूड बनाए। हेट्रोट्रोपर्स, हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो किसी और पर डिपेंड अपने फूड को लेके, जैसे कि इसमें एग्जांपल किस चीज का दिया है, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं, जो डेड और डिकेइंग चीज, सड़ी गली चीजों पे अपने आपके फूड के लिए डिपेंड हो, जैसे यहाँ हम मशरूम का एग्जांपल देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया पैरासाइट का। पैरासाइट वो है जो किसी लिविंग बॉडी में जाके रह के बिना उनको खत्म करे, धीरे धीरे खत्म करके उनकी एनर्जी को खाएं। प्रोटिस्टा की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासाइट ऑल्सो। और प्लांटी कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक। एनिमल्स आपको सभी को पता है हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक। होलोजोइक मतलब जो सॉलिड फॉर्म में फूड को इनगल्फ करे, ठीक है जी। अब सबसे कोर और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही बतानी थी मुझे आपको कि यहाँ पे मैंने ना इसकी एक अलग से एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो, मैं पिन कर दूंगा इधर, ठीक है, ऊपर। ये मैंने वो तरीका बताया है कि जिससे
आप भी 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स ला सकते हो और आप बायो की एनसीईआरटी चुटकियों में रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, कैसे? मैंने यहाँ बताया कि जैसे आप जितना पैराग्राफ पढ़ो उतने में यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेशन कर लो। अब अगली बार जब आप आओगे तो आपकी पहली एक बार एनसीईआरटी रीडिंग हो गई, दूसरी बार आप आओगे तो एनसीईआरटी रीडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये क्वेश्चंस देखो। और जैसे यहाँ 1 लिखा है क्या, हु प्रपोजेस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पहला क्वेश्चन है तो यहाँ 1 लिखा है, तो 1 कहाँ लिखा है, इसमें ये लिखा है आर.एच. विटेकर हैज प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969। क्या क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। क्लियर है क्या? ये बहुत की और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए ये तो रहा तरीका, हम खैर अपने मोड पे आ जाते हैं। तो ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने 1969। ठीक है, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन करने का ये पांचों किंगडम के क्या क्या मेन कैटेगरी थी, क्या क्या क्राइटेरिया थे, देखो। सेल स्ट्रक्चर को देखा गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया, रिप्रोडक्शन देखा गया, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, याद है? ये रहा, कहाँ गया, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ही हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है जी, चलिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा द 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम ऑल्सो हैव बीन proposed दैट डिवीजन ऑफ किंगडम मोनेरा इनटू डोमेन, leaving the remaining eukaryotic kingdoms into third domain, thereby 6 kingdom classification. You will also learn about the system in detail in higher class. आगे चल के आप समझोगे कि कैसे जब क्लासिफिकेशन हो रहा था तो कैसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बन गया था। ठीक है, उन सब चीज के बारे में कह कि let us look at 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influenced the classification system. Earlier classification system includes bacteria. अब देखो यहाँ पे हम इस पैराग्राफ में कमियां देखेंगे, कैसे गलतियां हुई थी पहले। ठीक है, अर्लीस्ट कह रहा है, अर्लीस्ट जो थे वो बैक्टीरिया कहाँ प्लेस, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेस, फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये सारे किस कैटेगरी में प्लेस किए गए थे, प्लांटी में, लेकिन ये सब अलग है। ठीक है, the characters that undefined this whole kingdom was that all organisms includes a cell wall in their cell. अब इस बेस पे इनको सब में एक कर दिया गया कि भाई इनमें सेल वॉल है, ये प्लांट ही है, लेकिन चीजें तो अलग थी। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफरेंस द अदर कैरेक्टर्स, ये एक कैरेक्टर तो मिला लेकिन सारे कैरेक्टर डिसिमिलर हो गए। एक कैरेक्टर मिलने से सारे अलग हो जाएं तो वो एक नहीं कहलाते। ठीक है, it brought together the prokaryotic bacteria and blue green algae, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, with other groups which were eukaryotic। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो थे और जो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया थे, इन सब को एक साथ प्लेस कर दिया गया, जो कि अलग कैटेगरी है ना भाई। यू की अलग है मोनेरा, अब प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी है मोनेरा और यूकैरियोटिक की क्या है, आफ्टर प्रोटिस्टा। वो प्रोसीड करते हैं आगे फर्दर। It also grouped together the unicellular organisms and multicellular organisms, says one example that Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. ले भाई, Chlamydomonas unicellular है, Spirogyra तो एक तरह का मतलब यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलरिटी भी रखता है ये, इन दोनों को एक साथ एल्गी में रख दिया, जो कि गलत है। This classification did not differentiate between heterotrophic groups, that is fungi, and autotrophic green प्लांट। ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट में और फंजाई में, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रखता ये। ठीक है, दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन। कह रहा है कि फंजाई को और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट को एक में रख दिया, जबकि इनके सेल वॉल अलग अलग चीजों से बने हैं। जैसे फंजाई की सेल वॉल बनी है किस चीज की, काइटिन की। ठीक है, और ग्रीन प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की। तो भाई दोनों एक कैसे हो सकते हैं, देखो दिया भी है, देखो फंजाई हैज अ काइटिनिक सेल वॉल एज वेल एज वॉल व्हाइल द ग्रीन प्लांट्स हैव सेलुलोजिक सेल वॉल। ठीक है, तो भाई इनको एक आप कैसे कर रहे हो, गलत चीज है। ठीक है,
कह रहा है कि when such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom. तो बाद में इसको अलग किंगडम में रखा गया फंजाई को और नया किंगडम बनाया गया, किंगडम फंजाई। ठीक है जी। कह रहा है ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। सारे प्रोकैरियोटिक को फिर किस में रखा गया? किंगडम मोनेरा में रखा गया। ठीक है। एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किस में प्लेस किया गया? किंगडम प्रोटिस्टा। जो यूनिसेलुलर प्रो यूकैरियोटिक सेल्स थे भले सिंगल सेल, लेकिन ये यूकैरियोटिक टाइप की सेल थी, उनको किस में रख दिया गया? किंगडम प्रोटिस्टा में। उनको हम किस में रख दिए? उनको हम रख दिए किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है जी। कह रहा किंगडम प्रोटिस्टा हैज बॉट टुगेदर क्लाइमिडोमोनास, क्लोरेला, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन द प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल। देखो भाई, क्लोरेला और के पास क्या था? सेल वॉल था, तो पहले इसको प्लांट किंगडम में रख दिए थे। ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ? इसको हम सेपरेट करें प्रोटिस्टा में। ठीक है। कह रहा विद पैरामीशियम एंड अमीबा विच आर अर्लियर प्लेस्ड इनटू एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल। भाई अमीबा और पैरामीशियम दोनों में सेल वॉल नहीं होती, दोनों को एनिमिलिया में डाल दिया, जो कि गलत था। इट हैज बीन पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड। भाई ये चीजें अब इन सबको प्रॉपर तरीके से अलग अलग जगह रखा जा रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई अब इनके क्लासिफाई करने का तरीका बदला जा रहा है ना। अब हम और डेप्थ में इनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। देखो देखो, ज्यादा पैरामीटर्स होंगे तो ज्यादा अच्छे से हम क्लासिफाई कर पाएंगे। ठीक है जी। कह रहा है कि दिस काइंड ऑफ चेंजेस हैव बीन टेकिंग प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। Over time, an attempt has been made and evolved classification system to reflect not only the morphology. देखो भाई, कह रहा है कि अभी देखो, ऐसा नहीं कि अभी क्लासिफिकेशन एकदम स्टैचुरेट हो चुका है। आगे हमें और ऑर्गेनिजम्स एक्सप्लोर हम करेंगे तो हमें और भी चीजें पता चलेंगी। क्या पता एक आध किंगडम और बन जाए आगे चल के, है ना। तो वो चीजें लगातार, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कह रहा है कि अब हमको ना तो मॉर्फोलॉजी देखनी है, हमें खाली मॉर्फोलॉजी से भी काम नहीं चलेगा, और ना तो केवल फिजियोलॉजी से, मतलब उसकी बॉडी कैसा काम कर रही है। ठीक है। ना तो रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज से हमें, बट ऑल्सो फाइलोजेनेटिक, मतलब हमको ये सारी चीजें, ये सारे पैटर्न्स चेक करने पड़ेंगे। जब इन सारी चीजों में मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सेम होगी, दैट इज द बेस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो कि मैंने बताया फाइलोजेनेटिक के बारे में। ठीक है। कह रहा है कि अब ये सारी चीजें अगर एक होंगी तब क्लासिफिकेशन हमारा एक मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक, एक मिनिमम सिविलाइजेशन पे स्टार्ट होगा। ठीक है। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है बिल्कुल शुरुआती से। अब हम देखेंगे किंगडम मोनेरा 2.1, किंगडम मोनेरा। अब हम किंगडम मोनेरा की बात करेंगे आगे। चलिए आगे हम देखेंगे अब किंगडम मोनेरा के बारे में। ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर, ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जरा भी समझ में आ रहा हो डिकोडिंग, तो प्लीज इस चैनल को एक बार शेयर जरूर कर देना यार, लाइक कमेंट जरूर करना, ताकि एक मोटिवेशन मिले, ताकि और एफर्ट अच्छा हम डाल के आपको कुछ बता सकें। किंगडम मोनेरा, हम एनसीईआरटी से 2.1 किंगडम मोनेरा आज देखने वाले हैं। इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे विद एनसीईआरटी के एक लाइन से। देखो, सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी कहता है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। कहने का मतलब बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम की आत्मा है, सोल मेंबर। अब अगर कोई किसी चीज की आत्मा है, इट मींस कि वहां पे मैक्सिमम, मोस्ट अमाउंट में, अबंडेंट अमाउंट में वही चीज पाई जाएगी। ठीक है। क्यों भाई ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैक्सिमम अवेलेबिलिटी किस चीज की होती है? बैक्टीरिया की। ठीक है जी। दैट्स वाई यहाँ पे एनसीईआरटी पहले लाइन में कहता है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है जी। देन कह रहा है नेक्स्ट आगे कि दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन है? सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी किंगडम मोनेरा में कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किंगडम मोनेरा वाले हैं। ठीक है जी। देन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। भाई बैक्टीरिया लगभग हर जगह पाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे लगभग क्यों बोला गया है? कुछ ऐसे कंडीशंस भी होते हैं, हार्श कंडीशंस, जहाँ पे बैक्टीरिया नहीं पाए जाते, लेकिन मैं बताऊंगा कि वहाँ पे आर्की बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं आगे चल के, एसिडो थर्मोफिलिक। ठीक है।
देन जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि भैया देखो, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर आप एक मुट्ठी अपने मिट्टी लेते हो, तो आपका हाथ लगभग 100 बैक्टीरिया से भरा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। ये बैक्टीरिया बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट, जो कि हम आगे बताएंगे आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल। ठीक है, सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशियन, वेयर फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। कहने का मतलब ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं ना, जहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, ऐसी जगहों पे भी बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि ऐसे बैक्टीरिया कौन से हैं, उनके हम एग्जाम्पल्स आपको आगे बताएंगे। तो आप याद रखिएगा, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में कहाँ कहाँ, हॉट स्प्रिंग हो गया, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन, और फ्यू ऑफ द लाइफ फॉर्म, जहाँ पे लाइफ फॉर्म ही एग्जिस्ट कम करती है या फिर ना के बराबर करती है। मेनी ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिज्म सच एज पैरासाइट्स। मतलब कह रहा है कि इन्हीं में से बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी जानवरों पे, किन्हीं जानवरों पे एज अ पैरासिटिक रहते हैं, एज अ पैरासाइट। पैरासाइट मतलब क्या है, जो अपने होस्ट बॉडी पर है, जो किसी होस्ट बॉडी पे सर्वाइव करे। आगे बताऊंगा जब ये टॉपिक डिटेल आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है नेक्स्ट है बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर द कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। बैक्टीरिया को उनके शेप्स की कैटेगरी में भी कैटेगराइज्ड किया गया। जैसे अगर वो स्फेरिकल होगा, अगर वो स्फेरिकल होगा, बोले तो गोलाकार होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे कहेंगे कोकस। और इसका प्लूरल क्या होगा, कोकाई। ढेर सारे होंगे तो बोलेंगे कोकाई, एक है तो कोकस। ठीक है जी। और अच्छा, ये स्फेरिकल शेप की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्फेरिकल शेप ये रहे, जैसा कि आप देख पाओगे, ये रहा स्फेरिकल शेप को हम क्या बोलते हैं, कोकस या फिर कोकाई। ठीक है जी, आप डायग्राम में देख लो। देन जैसे ही हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आगे हमारे आते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया को हम लोग याद रखना, इनको हम बोलते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया को बोलते हैं बैसिलस। बैसिलस, इनका प्लूरल क्या होगा, बैसिलाई। ढेर सारे होंगे तो बैसिलाई, एक होगा तो बैसिलस। ठीक है जी। देन अगर वो कॉमा शेप का होगा, अगर वो कॉमा शेप का होगा तो हम उसे बोलेंगे वाइब्रियम, वाइब्रम। ठीक है, प्लूरल होगा इसका वाइब्रो। ठीक है, और अगर कहीं वो स्पाइरल शेप का हुआ, अगर कहीं वो किस शेप का होगा, अगर कहीं वो आपको स्पाइरल शेप का दिख गया, तो आप उसे क्या बोलोगे, स्पाइरुलम। ठीक है, इसका प्लूरल क्या होगा, स्पाइरला। ठीक है, कुछ कुछ एग्जांपल्स ऐसे जान, जैसे बैसिलस का, अच्छा ये देखिए बैसिलस का था जो कोकस। ठीक है, सॉरी, स्फेरिकल शेप जो था वो रहा ही कोकस। देन बैसिलस वाला आप देख सकते हो, रॉड शेप वाले जो थे ये रहे, रॉड शेप का एग्जांपल बैसिलस या बैसिलाई, ढेर सारे बोलेंगे। और स्पाइरल शेप वाला का एग्जांपल ये रहा, स्पाइरला शेप का। ठीक है, इनके पास फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिलम क्या होता है जी, याद रखना, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मूवमेंट के लिए जो हेल्प करे, मूवमेंट के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं बेटा फ्लैजिलम। ठीक है, फ्लैजिलम याद रखना, अगर फ्लैजिला है या सीलिया है तो दोनों हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। मेजरली फ्लैजिला बहुत फ्लेक्सिबल के साथ मूवमेंट कराता है, और सीलिया का मेजर काम होता है स्टिक हो जाना, पत्थर से जुड़ जाना। ठीक है, याद रखना, सीलिया जो होगा, सीलिया साइज में, सीलिया साइज में कैसा होगा, सीलिया साइज में छोटा होगा, सीलिया साइज में छोटा होगा, लेकिन सीलिया नंबर में बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर मैं वही बात करूं फ्लैजिलम या फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला साइज में तो बड़ा होगा, फ्लैजिला साइज में बड़ा होगा, बट नंबर में, कम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 से ज़्यादा आपको कहीं दिखेगा नहीं, मोस्टली 2, और मैं कह सकता हूँ लेस देन 3। ठीक है जी, और कॉमा शेप का एग्जाम्पल आप देख लो, ये रहा वाइब्रो। अब इसे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो जो एडिशनल डिफरेंस देती है। जैसे कोकस का एग्जांपल देते हैं हम, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस का एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, कोकायम इसमें हम कोकस में स्ट्रेप्टोकोकस का एग्जांपल देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, बैसिलस का हम लोग देते हैं उसका लैक्टोबैसिलस कह सकते हैं, या फिर लिटिल बिट, हाँ। ठीक है,
स्पाइरला में हम लोग इसका एग्जांपल देते हैं वाइब्रियो कॉल, अच्छा एक मिनट एक मिनट, हाँ ये तो ये कॉमा शेप वाले को हम लोग वाइब्रियो कॉलरा, जो कॉलरा कॉज करवाता है, ठीक है, इसका वाइब्रियो कॉलरी, ठीक है, वाइब्रियो कॉलरी जो क्या कॉज करवाता है, कॉलेरा कॉज करवाता है, ठीक है। और स्पाइरल बचा, स्पाइरल का ऐसा दिमाग में मेरे अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं आ रहा है, बट हाँ लिटिल बिट स्पाइरल शेप का आप स्पाइरुलिना भी कह सकते हो, बट वो एक तरह का प्रोटीनिशियस कंटेंट है, वो एक सुपर फूड है जो कि स्पेसीज में यूज होता है, ठीक है, वो आप नहीं कह सकते। इसका एग्जांपल आप खुद से थोड़ा सा एक बार देखना, इट्स योर होमवर्क, ठीक है, ऐसा दिमाग पर क्लिक नहीं कर रहा मेरे। तो ये रहा, हम लोग शेप के बेसिस पे हमने पढ़ लिया, किंगडम मोनेरा का हमने इंट्रो पढ़ा, ये बेटा याद रखना, एनसीईआरटी सबसे पहले क्या देती है पता है, सबसे पहले एनसीईआरटी इंट्रो देती है, जो कि होलिस्टिक फॉर्म में सबको कवर करके बताता है कि इसके अंदर कितने सब कैटेगरीज होंगे, उन सबके बारे में सारी फीचर्स देता है, ठीक है, किंगडम मोनेरा, ठीक है। इसके बारे में, अच्छा किंगडम मोनेरा में हम शेप के बेसिस पढ़ लिए, एक बार फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। अगर वो स्फेरिकल है तो कोकस या कोकाई बोलेंगे, ठीक है। अगर वो रॉड शेप का है तो उसे हम बोलेंगे बैसिलस या फिर बैसिलाई। स्पाइरल शेप का है तो बोलेंगे स्पाइरलस, ठीक है। अगर वो कॉमा शेप का है तो बोलेंगे वाइब्रियो। इतनी बातें क्लियर है क्या? चल, होप सो कि आप सभी को यहाँ तक बात क्लियर होगी। चल, यहाँ तक की अगर बातें आप सभी को क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी आगे आगे की लाइन में कहता है कि दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देखने में सिंपल है, कहता है जैसा कि बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देखने में बड़ी आसान लगती है, सिंपल, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। लेकिन जितना देखने में सिंपल लगता है उसका बिहेवियर उतना ही कॉम्प्लेक्स है। क्यों भाई, क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो भाई, बैक्टीरियल्स are many types. There are some bacteria who are being used as a human welfare and kindness, but there are some bacteria who are against humankind. और मैं कह सकता हूँ, against तो नहीं प्रॉपर वर्ड होगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि दे आर जस्ट लाइक, मतलब वो मतलब ह्यूमन काइंड के लिए मतलब नुकसान करते हैं, उनको मतलब एज सच उतना बेनिफिशियल नहीं कर सकते। कहने का मतलब बेनिफिट नहीं तो उनको एज अ डिजीज कॉजिंग करवा सकते हैं, एनिमल्स में भी डिजीज कॉजिंग करवा सकते हैं। तो ये सब दैट वे इनकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी की तरह बोला गया है, ठीक है। साथ साथ इनके कुछ जेनेटिक मटेरियल्स भी ऐसे हैं, जैसे कुछ आरएनए फॉर्म्स के हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, तो आपको पता ही आरएनए जिसमें होता है वो तो बार बार अपनी अलग अलग सीक्वेंसिंग करते रहते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज मोस्ट कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू देयर जेनेटिक बिहेवियर, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे कह रहा है कि कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, ये बड़े कॉम्प्लेक्स हैं बिहेवियर में, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। कह रहा है कि बैक्टीरिया एज अ ग्रुप बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। मतलब मेटाबॉलिक क्या होता है, याद रखो, मेटाबॉलिक का मतलब समझो पहले। मेटाबॉलिक बोलो या फिर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, इट मे बी कैटाबॉलिक रिएक्शंस, इट मे बी एनाबॉलिक रिएक्शंस। इट मींस यहाँ पे आप कह सकते हो क्या कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो पता चलता है कि मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल सम टोटल ऑफ सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक रिएक्शन, या फिर कह सकते हो आप सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन परफॉर्म्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म डाइवर्सिटी मतलब यहाँ पे अलग अलग तरीके के मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। याद रखना कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, पहले खाते हैं देन पचाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया पहले पचाते हैं तब खाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, मान के चलो यहाँ पे कुछ लिटिंग मटेरियल गिरा है, मतलब यहाँ पे कुछ तड़ी गली चीज या फिर कुछ भी चीज, बैक्टीरिया इस पे पहले लाइटिक एंजाइम तो फेंकेंगे ताकि कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ के ये डिग्रेड करके सिंप्लीफाइड बना सके। जब ही सिंप्लीफाइड हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, तब इसको बैक्टीरिया इनगल्फ कर देता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोड, एक एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं कि ये भी एक हाईलाइटेड पॉइंट है कि दे आर शोइंग एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मतलब इनमें मेटाबॉलिज्म की डाइवर्सिटी नेचर हमें दिखती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है ना? एनसीईआरटी की एक लाइन क्लियर हो रही है ना? देखो, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक ट्रॉफिक का मतलब आपको पता ही है, ऑटो का मतलब है खुद से, ट्रॉफिक का मतलब है खाना बनाना, या फिर कह सकते हो लेवल ऑफ फंक्शन ऑफ फूड। मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इट मीन्स वो ग्रीन बैक्टीरिया होने चाहिए, जाहिर सी बात है, आगे देखते हैं। दैट इज
दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हो। किस चीज से? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस हैं? ऐसे सब्सटेंस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ दो बाकी किसी भी चीज से बनाए। जैसे कि यहाँ पे हम बेस्ट एग्जांपल देते हैं किस चीज का? यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का। यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं किसका? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, बिकॉज दे आर यूजिंग सल्फर एज द रॉ मटेरियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ देयर ओन फूड। ठीक है, नेक्स्ट है दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। हाँ जी, कह रहा है कि फोटोसिंथेटिक वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक आ गया मतलब फोटो मींस लाइट, सिंथेटिक मतलब रिएक्शन, जो मतलब टू कॉम्बिनेशन। फोटो मतलब लाइट, जो लाइट को कंबाइन करके खाना बनाए। इट मींस ये फोटोसिंथेटिक कौन होगा? जो ग्रीन कलर का होगा। तो वही कह रहा है बैक्टीरिया माइट बी फोटोसिंथेटिक एंड माइट बी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। कीमो मतलब भाई केमिकल्स, कीमोसिंथेटिक मतलब जो अपना खाना केमिकल से बनाए, केमिकल के थ्रू जो अपना खाना खुद बनाए उसे बोलेंगे कीमोसिंथेटिक। जो लाइट के थ्रू अपना खाना बनाए उसे बोलेंगे ऑटो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, क्या होता है? वास्ट वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफर्स। मैक्सिमम बैक्टीरिया होते हैं हेटरोट्रॉफर्स। हेटरोट्रॉफर्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खाने के लिए किसी और पर डिपेंड हो। दैट इज दे डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ओन फूड। और डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर किसका बताऊंगा आगे चल के, सैप्रोफिटिक मोल। ठीक है, ये बातें आगे करेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ तक अगर आपको बात पता चली हो तो यहाँ तक हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे किंगडम मोनेरा का। उम्मीद करते हैं आप सभी को याद है कि इतनी लाइनें समझना है। देखो एकदम सिंप्लीफाइड में रख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं खींच रहा हूँ, लेकिन जितना रख रहा हूँ उतने में एकदम पक्का कंसेप्ट। ठीक है, हर एक लाइन। अब बैक्टीरिया के कुछ मेंबर्स हैं जिनको हम पहले ट्रीट करेंगे। सबसे पहला हमारा आएगा आर्की बैक्टीरिया। सबसे पहला हमारा क्या आएगा? आर्की बैक्टीरिया। अब जैसे ही हम आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं, देखो दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। ये बैक्टीरिया क्यों स्पेशल है भाई? क्योंकि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मोस्ट हार्श कंडीशन, बहुत ही कठिन सिचुएशन में सरवाइव करते हैं। सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी, जो बहुत ज्यादा नमकीन इलाके में रहेगा जहां पे सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, ऐसे को हम लोग बोलेंगे हेलोफाइल। हेलो मतलब होता है बेटा सॉल्ट, और फाइल्स मतलब होता है चाहने वाला। मतलब जो नमक को चाहे उसे बोलेंगे हेलोफाइल्स। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया। दूसरा क्या है? ऐसे जो हॉट स्प्रिंग्स में रहे, एकदम गर्म जगह पे, उसे हम लोग बोलेंगे, देखो भाई हीट के लिए हम यूज करते हैं एक वर्ड थर्मो। थर्मो मतलब हीट, एसिडो मतलब एसिड, और फाइल मतलब चाहने वाला। ऐसा बैक्टीरिया जो हीट और एसिड को चाहे, जो किस चीज को चाहे? जो हीट और एसिड को चाहे, जो हीट और एसिड से बना हो। ठीक है जी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मो एसिडोफाइल्स। क्या बोलेंगे? थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है जी, उसे हम लोग बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट अगर हम मार्सी सिचुएशन में, मार्सी सिचुएशन मतलब क्या है जी? मार्सी मतलब होता है दलदल। मार्सी मतलब कैसा होता है? दलदल इलाका। जहाँ पे दलदल होता है वहां पे मिथेनोजेंस बहुत एक्टिव होते हैं। मिथेनोजेंस कौन है? ये आखिर मिथेनोजेंस है कौन? ये मिथेनोजेंस वही हैं जो मीथेन का प्रोडक्शन करवाते हैं। मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, नेक्स्ट है आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। आखिर ये बैक्टीरिया क्यों सर्वाइव करते हैं? क्योंकि इनके पास इनके सेल वॉल की एक खास स्ट्रक्चर होती है। इनके सेल वॉल की एक अलग ही स्ट्रक्चर होती है जो इन्हें स्पेशल बनाता है औरों से, जिसकी वजह से ये सबसे अलग होते हैं और हर कंडीशन को झेल सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव कर सकते हैं इसी के कारण। नाउ मिथेनोजेंस जो होते हैं आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल। बेटा रूमिनेंट एनिमल्स कौन है? मवेशी बोलते हैं इनको हम लोग, जो जैसे कि काऊ और बफेलो। ठीक है, देखो होता क्या है, काऊ और बफेलो फटाफट खाना खा लेते हैं। जब बैठते हैं तो वो सफेद सफेद झाग मुंह में लगा के उनका मुंह चलता रहता है, उसको बोलते हैं बेटा च्युइंग च्युइंग गट। ठीक, अब होता क्या है, इनके गले में ना कौन होता है? इनके गले में होते हैं मिथेनोजेंस। कौन?
मिथेनोजेन। तो जो ये फूड खाते हैं मिथेनोजेंस, उनको मतलब ये जो बफेलो और काऊ जो खाना खाते हैं, ये मिथेनोजेंस उसमें से कुछ फूड खा लेंगे, और जब उनका एक्सक्रीटा होगा निकालेंगे ना, तो वो जो गोबर के साथ निकलता है, तो यही मिथेनोजेंस किस चीज का प्रोडक्शन करवा दिए अब, मिथेन का, CH4। याद रखना। और ये मिथेन जो है ना, मिथेन कैसा होता है, मिथेन इज हाईली कंबस्टिबल। मतलब हाईली तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये कैसा होता है, कंबस्टिबल। कंबस्टिबल मतलब बेटा ज्वलनशील, जलने के लायक। तभी हम इनको सुखवा के उपले यूज करते हैं ठंडी में आग जलाने के लिए। हाँ जी, याद आया। चल, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथेन। यही बात मैं बता रहा हूँ कि मिथेनोजेंस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथेन गैस फ्रॉम द डंग, मतलब गोबर। और इसी से हम, याद रखना, इसी से हम क्या बनाते हैं, बायोगैस। इसी से हम बायोगैस बनाते हैं, बायोगैस। और इसी को आप पढ़ोगे क्लास 12th में, इसी को हम कहते हैं गोबर गैस। गोबर गैस। गांव में आप जाओ, आज भी गोबर गैस का इस्तेमाल करते हैं लोग। सिंपल तरीका है जो मैं बता रहा हूँ। करते क्या है, जो काऊ डंग या बफेलो डंग होता है, उसको एक टैंकर होता है, उस टैंकर में पानी के साथ वो क्या करते हैं, स्लरी बना देते हैं। अब वो स्लरी क्या होता है, फर्मेंट होगा, उसमें जो मिथेनोजेंस है वो उतना ज़्यादा एक्शन बढ़ा देंगे। अब होगा क्या, जो मीथेन प्रोडक्शन होगा उसकी, उससे एक पाइपलाइन लेके अंदर बर्नर को हम जला के खाना बना सकते हैं। सिंप्लीफाइड, ठीक है। आई होप कि आप सभी को अर्की बैक्टीरिया क्लियर होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप में से एक भी बच्चा, सॉरी, आप में से एक भी अगर बच्चा ये पूरा लेक्चर देखेगा ना, बहुत सुकून मिलेगा मुझे। सेकंड है, सेकंड मेंबर है मोनेरा का यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया इज द सेकंड मेंबर। कह रहा देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। यू का मतलब क्या पहले जानो, यू का मतलब होता है ट्रू। अब यहाँ पे आप ट्रू क्यों कह रहे हो, यहाँ पे ट्रू कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये ऐसे बैक्टीरिया ना, जो यूकैरियोटिक सेल्स रखते हैं, ठीक है जी। मतलब देखो, यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, दे आर कैटेगराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। याद रखना, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक में की मैं बात कर रहा हूँ। पहला कैरेक्टरिस्टिक मिल चुका है हमें, क्या, यू बैक्टीरिया विल हैव रिजिड सेल वॉल, ठीक है। इफ मोटाइल, अगर ये यू बैक्टीरिया चलने फिरने के लायक होगा, तो उसके पास क्या होगा, फ्लैजिलम। फ्लैजिलम होगा, या फिर इसका वाइसी वर्सा में बोल दूं, फ्लैजिलम है तो चल सकता है, और चल सकता है मतलब फ्लैजिलम होगा। चल सकता है मतलब फ्लैजिलम, फ्लैजिलम था इसलिए वो चल पा रहा था। बहुत बढ़िया। देन नेक्स्ट कह रहा कि दिस साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एलगी। साइनोबैक्टीरिया को ही हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ही हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एलगी। क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एलगी, याद रखिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एलगी हैव क्लोरोफिल ए। साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए का प्रेजेंस होता है, और ये वही क्लोरोफिल है जो कि ग्रीन प्लांट में बिल्कुल सेम होता है। वही कह रहा है, सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफर्स। अब इनके पास ये वही यही क्लोरोफिल है जो ग्रीन प्लांट्स के पास होता है। अगर सेम क्लोरोफिल का पिगमेंट है, तो मतलब ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा, और ये भी कहलाएगा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, मतलब लाइट से खाना बनाने वाला वापोसी, ठीक है जी। कह रहा साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। साइनोबैक्टीरिया के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर होगा मतलब एक सेल का बना होगा साइनोबैक्टीरिया, सिंगल सेल का। कॉलोनीज होंगी, मतलब ढेर सारे एक साथ रहते होंगे। फिलामेंटस होगा, मतलब फिलामेंट होगी, ठीक है। फिलामेंट मतलब समझते हो, रॉड जैसी स्ट्रक्चर, लिटिल बिट रॉड या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। करेक्ट में इफ मैं स्पेलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, उतना आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर फ्रेश वाटर में पाए या था, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, और मेराइन में भी पाए जा सकते हैं। दे कैन बी ऑल्सो फाउंड ऑन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर, ठीक है। साथ साथ और टेरेस्ट्रियल एल्गी, या फिर इन्हीं को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी, इन्हीं को हम कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल एल्गी, ठीक है जी। दी कॉलोनीज, अच्छा जरा सा हम बात कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। देखो, अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं,
तो देखिए, तो ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करिए, देखिए इनके सेल में ये देखिए हेट्रोसिस्ट नाम का एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है। दिस इज द स्पेशलाइज्ड सेल। ठीक है जी, इसी की वजह से क्या कर पाते हैं, सारे काम कर पाते हैं। खैर अभी पहले हम एक बार रीड करते हैं, फिर इस डायग्राम को और क्लियर करते हैं। ठीक है, पहले एनसीईआरटी की लाइनों को और क्लियर करते हैं। चल, इतनी बातें समझ में आई। अब कह रहा है कि दे आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस टीथ। जनरली ये एक जेल जैसी स्ट्रक्चर से घिरे होते हैं। जेल जैसी स्ट्रक्चर से घिरे होते हैं मतलब समझ रहे हो। देखिए इस डायग्राम को अच्छा साथ में हम साइमल्टेनियस दिखाते चल रहे हैं। ये देखिए आपको किनारे किनारे ये देखो ब्लूज ब्लूज दिख रहा है। यही क्या है, म्यूसिलिजिनियस सीट, जो कि म्यूसिलस की बनी होती है। ठीक है, क्या है कि दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। अगर इनको पॉल्यूटेड यानी कि दूषित पानी दिख जाएगा ना, तो वहां भी वो रैपिड डिवीजन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, भाषा देते हैं इनको हम एल्गल ब्लू, जिनको हम एक वर्ड से डिफाइन करते हैं एल्गल ब्लू। तो वहां पे क्या होगा, रैपिड अमाउंट में एल्गी बढ़ जाएंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं एल्गल ब्लू। फिनोमिना इज नोन एज एल्गल ब्लू। इसीलिए ये बोले जाते हैं दे आर ऑल्सो द इंडिकेटर, दे आर ऑल्सो द इंडिकेटर किस चीज के, पोल्यूशन के, कि वहां पे पोल्यूशन है ज्यादा। ठीक है जी, कैन सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन। इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन को सिंपल नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपल नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, सिंपल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब समझ रहे हो। मतलब एटमॉस्फेरिक कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन को सिंप्लीफाइड नाइट्रोजन में बदल सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने ये डायग्राम दिखाया था अभी, हेट्रोसिस्ट नाम की एक सेल स्पेशलाइज्ड सेल होती है, जिसके कारण जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन जो होता है इन्वायरमेंट में, उसको ये सिंप्लीफाइड नाइट्रोजन में बदल देते हैं। ठीक है, वो देखो स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। ठीक है जी, देखो अगर आप भी चाहते हो कि छोटे से टॉपिक को पढ़ के आप अपने नीट एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन सही कर लो, तो ये छोटा टॉपिक आज आप इस लेक्चर में देखोगे। सिंपल सा बड़ा ही क्रिस्प और बहुत ही प्यारा टॉपिक है, जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। अगर आप लास्ट लेक्चर देख के आ रहे हो, तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको मोनेरा किंगडम खत्म कर दिया था। मोनेरा किंगडम हम पढ़ चुके हैं। अब नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, वीडियो पिंक कर दूंगा मैं या फिर प्लेलिस्ट डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा किंगडम मोनेरा, टॉपिक 2.2 किंगडम मोनेरा। ठीक है जी, देखो सबसे पहली लाइन में एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा हम जो देख रहे हैं, इस किंगडम प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोट्स हैं। अगर मैं बात करूं, जब हम मोनेरा पढ़ रहे थे, मोनेरा में सभी लगभग मोस्टली क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे। ठीक है, अब देखो प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब यहाँ पे प्रो नहीं कि जो आप लोग कहते हो यार ये तो प्रो प्लेयर है बिल्कुल तगड़ा, नहीं। यहाँ पे प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर पुराने जमाने का। और कैरियो जो शब्द आता है, कैरियो शब्द किसके लिए लगता है, न्यूक्लियस के। और यहाँ पे यूकैरियोट्स, जैसा कि अगर लास्ट टॉपिक आप पढ़े हो, तो उसमें हम एक टॉपिक, हम लोग सब टॉपिक पढ़ रहे थे मोनेरा में, यू बैक्टीरिया। यू का मतलब वहां पे एनसीईआरटी क्लियर बोली थी, यू का मतलब होता है ट्रू। तो यहाँ पे भी यूकैरियोट्स है। यू का मतलब क्या है, यू का मतलब तो हमें पता ही चल गया कि यू का मतलब होता है ट्रू। और कैरियो जो शब्द मैंने बताया, कैरियो शब्द किसके लिए होता है, न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ की जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस से मतलब क्या है, ट्रू न्यूक्लियस से मतलब है कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। और प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव, इनमें प्रिमिटिव क्यों बोला गया भाई, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो प्रोकैरियोटिक है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी तो यूकैरियोटिक है। इतनी बात क्लियर है क्या, बेसिक डिफरेंस, बेसिक बातें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन चलें। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट सो वेल डिफाइंड। बट इनकी, जैसा कि ये यूकैरियोट्स हैं, लेकिन इनकी बाउंड्रीज जो होती है ना, वो उतनी वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब
बाउंड्रीज मतलब इनकी अगर सेल वॉल होगी तो सेल वॉल प्रॉपर नहीं होगी, अगर इनमें सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी तो वो भी वेल डिफाइंड नहीं होगी। इससे रिफर क्या करता है, देखो कह रहा है कि व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। कह रहा है, देखो कह रहा है कि चाहे वो एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा हो, ठीक है, या फिर एक बायोलॉजिस्ट के लिए वो चाहे प्लांट हो चाहे किसी और के लिए। कह रहा है इन दिस बुक वी इंक्लूड्स, इस चैप्टर में हम प्रोटिस्टा के कौन कौन से टाइप्स को देखेंगे। देखो हम लोग इसमें क्या क्या इंक्लूड करें हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। तो हम टोटल कितने चीजें देखने वाले हैं इसके सब टॉपिक्स में, क्या क्या देखने वाले हैं इसके हम सब टॉपिक्स में देखने वाले हैं, क्राइसोफाइट्स को, डिनोफ्लैजिलेट्स को, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स को। किसमें, अंडर प्रोटिस्टा के अंदर। हम याद रखना हम इन 5 सब फैमिली या फिर कह सकते हो 5 सब कैटेगरी को हम देखने वाले हैं, 5 टॉपिक्स को। क्या मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। यहाँ पे ये कंक्लूड सब क्लियर कर रहा है कि इनमें इनके जो मेंबर्स हैं वो प्राइमरली कैसे होते हैं, एक्वेटिक। प्राइमरली मतलब मेनली, ठीक है। और सेकेंडली कह रहा है दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट एंड एनिमल एंड फंजाई। देखो कहने का मतलब ये कह रहा है कि ये जो किंगडम है ना प्रोटिस्टा, ये एक तरह का इंटरलिंकेज दिखाता है। मतलब इसमें कुछ कुछ आपको प्रॉपर्टीज प्लांट किंगडम जैसी दिख जाएगी, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज एनिमल किंगडम जैसी दिख जाएगी, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज फंजाई जैसी दिख जाएगी। दैट्स व्हाई हम इनको बोलते हैं दे आर द लिंकेज्ड और दे कैन बी लिंक्ड एज लिंक्ड टू प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स या फंजाई, या फिर इनकी चीजों से ये रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये रिलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है कि बीइंग यूकैरियोट होने के साथ साथ प्रोटिस्टम सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। भाई देखो पहले ही बता दिया था ना कि यूकैरियोट्स मतलब इनमें प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस है, तभी तो बोला है यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मतलब इनका न्यूक्लियस बहुत अच्छे से डिफाइंड है, मतलब बहुत अच्छे से है। और साथ साथ इनके पास अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली भी है। अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मतलब क्या है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अपनी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है, तो उनमें और भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली भी अवेलेबल है, ठीक है। सम है फ्लैजिला, कुछ के पास फ्लैजिला है। मैं बार बार कहता हूँ अगर फ्लैजिला है तो वो मोटाइल है, वो मोटाइल है क्योंकि वो उसके पास फ्लैजिला है। दोनों बात सेम से, ठीक है। और कह रहा प्रोटिस्टेंस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। देखो प्रोटिस्टेंस जो है वो एसेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी फॉलो करते हैं और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी फॉलो करते हैं। और सेक्सुअल के लिए कौन सा, देखो सेक्सुअल के लिए वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे और एसेक्सुअली के लिए वो सेल फ्यूजन का उपयोग करते हैं, ठीक है जी। चलो इतनी बातें क्लियर हैं, इतनी बातें आनी। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा यानी कि 2.2.1 जिसको हम लोग बोलते हैं क्राइसोफाइट्स। जैसे हम रीड करते हैं इसमें देखो क्या दिखता है हमें, कह रहा है दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स। मतलब क्राइसोफाइट्स में क्या क्या हम देखेंगे, डायटम्स को एंड गोल्डन एल्गी जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं डेस्माइट्स, ठीक है जी। क्या चीज क्राइसोफाइट्स में हम क्या चीज देखेंगे, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं डेस्माइट्स, ठीक है। कह रहा कि दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। देखो आपको ना अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, इससे कैटेगराइज करो, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, पाए कहाँ जाते हैं, किस तरह होते हैं, कहाँ पे रहते हैं, क्या खाते हैं, ये सारी चीज। तो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, तो कहाँ ये पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं। कहाँ पे, ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ठीक है। एज वेल एज इन मैराइन इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये इनका हैबिटेट क्या क्या हो गया, फ्रेश वाटर में भी दिखेंगे और साथ ही साथ ये कहाँ दिख जाएंगे, ये मैराइन वाटर में भी दिख जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी दिखेंगे और मैराइन में भी। कह रहा कि दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट। देखो ध्यान समझना, कह रहा है कि ये एक तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे होते हैं, फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट जिनको हम प्यार से बोलते हैं प्लैंकटॉन्स। बताता हूं मैं। कह रहा है कि फ्लोट पैसिवली। अब ये पैसिवली क्या होता है, ध्यान से देखो। पैसिवली इज अ प्रोसेस, ठीक है।
इज अ प्रोसेस विच डू नॉट रिक्वायर एनर्जी या फिर डू नॉट रिक्वायर एटीपी। पैसिव प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एटीपी का खर्चा नहीं आता। देखो, पानी थी, पानी का ऐसे करंट आया और ये पानी के ऊपर पड़े थे, पानी में ऐसे लहर आई और ये पानी के साथ ही मूव कर गए। दिस इज कॉल्ड पैसिवली फ्लोटिंग इन वाटर करंट। ठीक है जी। अब ये काम ये कौन होते हैं? ये होते हैं प्लैंकटॉन्स, चाहे इनको फोटो प्लैंकटॉन्स कह लो, चाहे जो प्लैंकटॉन्स जो प्लांट लाइक हो लेकिन मेराइन यानी मेराइन फॉर्म में मिलते हो। कह रहा मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। कह रहा ज्यादातर कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक। तभी तो मैंने बोला ना, फोटोसिंथेटिक होंगे तो फोटो प्लैंकटॉन। ठीक है जी। वही कह रहा है कि इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल। डायटम्स की ये बात कर रहा है। किस चीज की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है डायटम्स की। कह रहा है जो डायटम्स की है ना, डायटम्स क्या करते हैं? दो थिन सेल वॉल ओवरलैपिंग सेल्स बनाते हैं विच फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स। क्वेश्चन बन सकता है कि सोप बॉक्स स्ट्रक्चर कौन शो करता है? देखो, डायटम्स ऐसी स्ट्रक्चर, सोप बॉक्स ऐसा, डायटम्स ऐसा कुछ सोप बॉक्स की तरह। आपने अब तो ये स्किप हो गया, अब तो बहुत सी नई चीज आ रही है। ये स्ट्रक्चर किस चीज की है? डायटम्स की। किस चीज की है? ठीक है। आपने पहले देखा होगा, पहले के मतलब इसका ट्रेंड पुराना हो गया है, आज से 5-10 साल पहले होता था। एक इतना छोटा साबुनदानी होती थी, उसमें साबुन रखो, नीचे छेद होता था ताकि पानी निकल जाए, उसको ऐसे कवर से पैक कर देते थे। उसी की तरह यहाँ कह रहा सोप बॉक्स के जैसा दिखता है कौन? डायटम की सेल वॉल। ठीक है जी। कह रहा कि द वॉल आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड दस वॉल आर इनडिस्ट्रक्टेबल। मतलब समझे? कह रहा कि जो इनकी वॉल है ना, वो सिलिका की बनी है और जिसकी वजह से वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब अटूट है। सिलिका मतलब आप सभी को पता है, सिलिका से क्या समझते हो? सिलिका का मतलब है कि वो उसमें क्या है? सिलिकॉन मौजूद है भाई। सिलिका मतलब उसमें सिलिकॉन मौजूद है ना, सिलिका मतलब सिलिकॉन मौजूद है, तो जिसकी वजह से वो इनडिस्ट्रक्टेबल मतलब अटूट है। कह रहा कि 10 डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिशन इन देयर हैबिटेट। अब डायटम्स क्या करते क्या ना, अपने साथ साथ अपने पीछे ना काफी लार्ज अमाउंट में एक डिपोजिशन, मतलब अपना एक्सक्रीटा कह लो या फिर जो भी कह लो, वो छोड़ जाते हैं। कहाँ पे? अपने हैबिटेट पे, जहां वो रहते हैं वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है। दिस एक्यूमुलेशन, और ये जो छोड़ते हैं ना, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना। ठीक है। अब ये जो इनका मतलब जो इनका एक्सक्रीटा कह लो या फिर जो ये लेफ्ट ओवर करते हैं, वो ढेर सारा इकट्ठा होके एक्यूमुलेट होके ओवर द बिलियन ऑफ ईयर्स। अब ये जो कई सालों तक, कई अरबों सालों तक, हजारों लाखों सालों तक ये इकट्ठा होके, ये क्या कहलाता है? इकट्ठा जो हुआ है, इससे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डायटमीसियस अर्थ। क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं डायटमीसियस अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। डायटमीसियस अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? डायटमीसियस अर्थ। ठीक। कह रहा बीइंग गिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। देखो, कह रहा है कि जैसा कि गिटी मतलब आप समझते हो क्या? लिटिल, देखो भाई, सिलिका की मौजूदगी है तो थोड़ा सा स्लिपरी सा होगा। ठीक है। और थोड़ा सा ना मतलब शाइनी भी होगा क्योंकि सिलिका मौजूद है। तो कह रहा है कि ऐसा होने के कारण ये कहाँ कहाँ यूज होता है? पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, तेलों को फिल्टर करने में, सिरप बनाने में। ठीक है। तो याद रखना इनका फंक्शन। डायटमीसियस अर्थ क्या है? व्हाट डू यू मीन या फिर व्हाट डू यू रिफर्ड बाय डायटमीसियस अर्थ? कहना कि डायटम्स अपने बिलियन ईयर्स एगो या फिर बिलियन ईयर्स में जो डिपोजिशन छोड़े आते हैं अपने हैबिटेट में, उनका एक्यूमुलेशन ही कहलाता है डायटमीसियस अर्थ, जिसका फंक्शन होता है क्या करवाना? पहला पॉलिशिंग में, दूसरा फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और तीसरा सिरप बनाने में। पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में और सिरप बनाने में काम आता है। साथ ही साथ ये डायटम्स जो है ना, दे आर ऑल्सो नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, ओशियन के ये चीफ प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। ठीक है जी। होप सो आपको ये इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए, अगर आपको क्राइसोफाइट क्लियर हो गया है तो हमारा सेकंड टॉपिक हम चल रहे हैं पढ़ने, जिसका नाम है डीनोफ्लैजिलेट। जिसका नाम है डीनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है। टॉपिक 2.2.2 डीनोफ्लैजिलेट्स या फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स, जो भी आप प्रोनाउंसिएट कर सको। ठीक है जी। देखो,
डिनोफ्लैजिलेट्स देखो क्या करें, देखो दीज ऑर्गेन्स आर मोस्टली मराइन। डिनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली कैसे होते हैं, किस नेचर के, मोस्टली मराइन होंगे, ठीक है, खारे पानी में, एंड फोटोसिंथेटिक, साथ ही साथ ये फोटोसिंथेटिक भी होंगे। इट मीन्स कि वो क्या करेंगे, वो अपना खाना खुद बनाएंगे, मतलब दे आर ऑल्सो ऑटोट्रोफर्स, ठीक है, कह सकते हैं ना। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। इनका अलग अलग कलर, डाइनोफ्लैजिलेट्स अलग अलग कलर शो करते हैं, जैसे येलो कलर भी शो कर सकते हैं, ग्रीन कलर भी अपना कलर शो कर सकते हैं, ब्राउन कलर भी दिखा सकते हैं, ब्लू भी दिखा सकते हैं, रेड भी दिखा सकते हैं। इट मीन्स कि डिनोफ्लैजिलेट्स येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड अलग अलग कलर शो करते हैं, कर सकते हैं, किसके बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन कि उनमें मेन पिगमेंट कौन सा मौजूद है। किस पे डिपेंड करता है कि उनमें मेन पिगमेंट कौन सा, उनके अंदर कौन सा मेन पिगमेंट मौजूद है, उसके बेस पे वो अपना कलर शो करेंगे। अगर उनमें रेड कलर ज़्यादा मौजूद है, रेड कलर का पिगमेंट, यानी कि उनमें अगर उनमें रेड कलर आ रहा है तो इसका मतलब उनमें क्या है, उनमें रेड कलर के पिगमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कि हम पिगमेंट्स के बारे में जस्ट आगे देखने वाले हैं, ठीक है। मेन पिगमेंट क्या है, उसके बेस पे अपना कलर शो करते हैं, ठीक है जी। द सेल वॉल, दिस सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट। सेल वॉल जो होती है ना, उनमें बहुत स्टिफ टाइट सेलुलोजिक प्लेट, देखो ना, सेलुलोजिक प्लेट, कुछ याद आ रहा है क्या, सेलुलोज, अरे सेलुलोज की सेल वॉल किसकी होती है, अरे भाई प्लांट की होती है, तभी तो हमने बोला ये इंटरलिंकेज शो करते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टी प्लांट की, एनिमल की, कुछ कुछ फंजाई की, तो सेलुलोजिक सेल वॉल प्लेट होने के कारण हम इसको प्लांट से भी रिलेट करते हैं, ठीक है। ऑन द आउटर सरफेस, बाहर सरफेस इनकी सेलुलोजिक प्लेट की होती है, ठीक है, जैसा कि अब हम डायग्राम देख रहे हैं, ये देखो, ये जो बाहर की प्लेट है ना, ये कलर चेंज करने दो, हाँ, ये जो बाहर की प्लेट आपको दिख रही है क्या, देखो ये वाली, ये जो बाहर की प्लेट दिख रही है, ये सेलुलोजिक की है, ये किस चीज की है, बाहर की प्लेट, सेलुलोजिक प्लेट, सेलुलोज की, ठीक है जी। और सेलुलोज होता क्या, आप सभी को पता है, इट इज अ पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड का मतलब जानते हो क्या होता है, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब वो होता है ढेर सारा, यानी कि मेनी, पॉली का मतलब होता है ढेर सारा, मेनी, और सेकेराइड क्या होता है, शुगर की चेन, शुगर की चेन, ठीक है जी। हाँ, जैसे जैसे लाइन हम आगे पढ़ेंगे, हम डायग्राम दिखाते रहेंगे, उसके लिए आप चिंता ना करें, ठीक है। चलो, कह रहा कि मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, ज़्यादातर जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनके पास कितने फ्लैजिला होते हैं, 2। अब भाई एक बात मैंने बोला है, फ्लैजिला है तो मोटाइल करे, मोटाइल होगा, मूवेबल होगा, और वो मोटाइल कर रहा है क्योंकि उसके पास फ्लैजिला है, दोनों बातें वाइस वर्सा सही है, ठीक है। 2 फ्लैजिला होता है इनमें, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब समझते हो क्या, बिल्कुल वर्टिकल, लंबाई में, देखो ये देखो, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, ये देखो लंबाई में, ठीक है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, और इनमें 2 फ्लैजिला होगा, एक होगा लॉन्गिट्यूडनल एंड दूसरा होगा ट्रांसवर्सल। दूसरा ट्रांसवर्सल होगा कहाँ पे, इन द फोरो बिटवीन वॉल सेल, फोरो मतलब एक रिजेस सा, मतलब हल्का गड्ढा सा, फोरो मतलब गड्ढा सा, और ट्रांसवर्सली होगा, ट्रांसवर्सली मतलब समझते हो, देखो कहने का मतलब कह रहा है कि अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो एग्जामिनर को, अगर ये मान लो डाइनोफ्लैजिलेट है, तो एक फ्लैजिला ऐसे है जिसको हमने बोला लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसा, और मैंने बोला एक फ्लैजिला ट्रांसवर्सल है मतलब एक ऐसा है। देखो ये हेल्प करेगा इस साइड मूवमेंट का, सामने, और ये हेल्प करेगा किधर, ये हेल्प करेगा डायरेक्शन चेंज करने की, ठीक है, समझो। देखो ना, एक है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, मैंने दिखा दिया, देखो दूसरा ये जो गड्ढा आपको दिख रहा है ना, ये इसको ही बोल रहा है सेल फोरो, एक इसमें से है, ये देखो इधर, ये ट्रांसवर्सल वाला ये है, आपको सेम लग रहा होगा लेकिन ये ट्रांसवर्सल है, समझो बात को, ये देखो, अच्छा ये वाला ट्रांसवर्सल है, और यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल आपको दिखेगा इधर नीचे से, ठीक है। अब ये डायग्राम जो मैंने इससे समझाया, इसमें ज़्यादा क्लियर होगा, ये जो मैंने डायग्राम बताया इससे थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है, वो 3D पिक्चर है ना, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट बात कर रहा है ये, कह रहा है वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं, एग्जाम्पल होता है, अच्छा रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होंगे जो रेड वाले,
रेड वाले का एग्जाम्पल क्या है? गोन्यूलेक्स। याद रखना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही उनकी कोर होती है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही उनका सब कुछ होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, गाइन्यूलेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेड डिनोफ्लेजिलेट। ठीक है, याद रखिएगा। अंडर सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। अब अगर ये रेड वाले डाइनोफ्लेजिलेट, एक तो लाल होते हैं, बहुत ज्यादा अगर ये पैदावार हो जाए, बहुत ज्यादा रैपिड ब्लूम कर जाए, पूरा 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 सी जो है रेड हो जाए, इसीलिए इनकी जनसंख्या, इनके मतलब ये इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तभी तो एक सी पूरा बोलते हैं हम लोग रेड सी, बिकॉज दे मतलब वहां पे क्या है, वहां पे रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स यानी गैनुलेक्स जो है, ये जो गोनुलेक्स है वहां पे बहुत ज्यादा हो गए, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड टाइड, बहुत ज्यादा हो जाए गोनुलेक्स और पूरा सी रेड हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं रेड टाइड। Toxins released by such large numbers may even kill other marine animals such as fishes. अभी गोनुलेक्स क्या करेंगे, एक तरह का टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं जिसकी वजह से और भी एक्वेटिक एनिमल्स मर सकते हैं, और भी मराइन एनिमल्स मर सकते हैं, जैसे कि फिशेस। ठीक है जी, चलिए इतनी बातें क्लियर है। चलो, यहां तक अगर कोई डाउट हो तो प्लीज बोलना, ठीक है, प्लीज बोलना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा 2.2.3, दैट इज यूग्लेनॉइड्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूग्लेनॉइड्स। कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। यूग्लेनॉइड्स मेजॉरिटीली कौन से होंगे? फ्रेश वाटर, ठीक है, साफ पानी में मिलेंगे। फाउंड इन द स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर मतलब समझते हो क्या होता है? स्टैग्नेंट वाटर मतलब स्टैटिक वाटर। स्टैटिक मतलब समझते हो, रुका हुआ पानी, स्टैग्नेंट वाटर, याद रहेगा, स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं। कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ सेल वॉल की जगह दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत प्यारे क्वेश्चन आए हैं। यूग्लेनॉइड्स में सेल वॉल की जगह उनकी बाहर की जो लेयर होती है प्रोटीन की बनी होती है, जिसका नाम होता है पेलिकल। याद रखना, सेल वॉल इनमें जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, और प्रोटीन की रिच होती है, प्रोटीन से बनी होती है, और उसको हम बोलते हैं प्यार से पेलिकल। ठीक है जी। विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो कि उनकी बॉडी को क्या बनाता है? फ्लेक्सिबल बनाता है, फ्लेक्सिबल। ठीक है। नेक्स्ट है दे हैव टू फ्लैजिला। दे हैव ऑल्सो टू फ्लैजिला। इनके पास भी दो फ्लैजिला होता है। ठीक है जी। एक होता है छोटा एंड दूसरा होता है लंबा। एक छोटा दूसरा लंबा, एक छोटा होगा दूसरा लंबा होगा। ठीक है जी। दो दे हैव फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो भाई, इनमें गजब का सिस्टम है यूग्लोनाइट्स में। ये ना फोटोसिंथेटिक एक्शन शो करेंगे। ये कैसा एक्शन शो करेंगे? फोटोसिंथेटिक। ये कैसा एक्शन शो करेंगे? फोटोसिंथेटिक। कब? जब सनलाइट की मौजूदगी होगी, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा, लाइट होगा तो लाइट से खाना बना लो, क्या कहलाएगा? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। लेकिन अगर लाइट नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? बैठ जाएंगे क्या? ना, इनसे सीखो। लाइट नहीं रहेगी, व्हेन डिप्रीव्ड ऑफ सनलाइट, मतलब जब सनलाइट नहीं रहेगी, देन दे बिहेव लाइक अ हेट्रोट्रोफर्स। तब वो कैसा बिहेव करते हैं? तब वो अपना असली रंग दिखाते हैं, बिहेव लाइक हेट्रोट्रोफर्स, मतलब किसी और पे अपने खाने के लिए डिपेंड हो जाएंगे, किसी और पे अपने खाने के लिए डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, वही कह रहा है कि बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। देखो ना, और ये क्या करेंगे? दूसरे छोटे जानवरों को मार के खाने का काम करेंगे। कह रहा है कि इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज इन द हायर प्लांट्स। देखो ना यार, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये प्रोटिस्टा ऐसा किंगडम है जो प्लांट से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा, फंजाई से मिलेगा। तो प्लांट की यहाँ हैबिट वही कह रहा है कि इनके पास एग्जैक्ट सेम, यूग्लेनॉइड्स के पास एग्जैक्ट आइडेंटिकल पिगमेंट होती है जो हायर प्लांट्स में होती। ठीक है, यानी कि मैं कह दूं क्या कौन सी पिगमेंट होती है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, ये देखो यूग्लेनॉइड का आप इधर देख सकते हो इमेज। ये देखो, ये वाली लॉन्ग फ्लैजिला, ये स्मॉल फ्लैजिला। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। चलो, एग्जाम्पल यूग्लेनॉइड का क्या है?
प्यारा सा एग्जाम्पल उसी के नाम पे। यूग्लिनॉइड का एग्जाम्पल यूग्लिना, याद रखेंगे। चल, यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 2.2.4, जिसको हम प्यार से कहते हैं स्लाइम मोल्ड्स। 2.2.4 प्यार से टॉपिक को बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अच्छा स्लाइम मोल्ड्स क्या कर रहा है? स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक इन नेचर और ऑल्सो दे आर नोन एज सैप्रोफिटिक प्रोकैरियोट्स। सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं? सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं भाई? जो डेड और डिकेइंग पे, डेड एंड डिकेइंग पे अपना काम चलाएं, मतलब जो सड़ी गली चीज़ को खा लें। जैसे कि देखो दिया भी है, देयर बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, सड़ी गली चीज़ों पे की तरफ इनकी बॉडी इनको ले जाती है, क्योंकि इनका काम ही है वही खाना, ठीक है जी। एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, करते क्या हैं? ये पहले पचाएंगे फिर खाएंगे, ठीक है। इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब सीधा ऑर्गेनिक मटेरियल को निगल जाएंगे, ठीक है जी। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म अ एग्रीगेट सेल कॉल्ड प्लाज्मोडियम। जब सूटेबल कंडीशन होगी तो ये एग्रीगेट मतलब इकट्ठा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे और वो क्या बना देंगे? और वो बना देंगे प्लाज्मोडियम। और आप सभी को पता है बेस्ट एग्जांपल प्लाज्मोडियम का मच्छरों का, ठीक है। कह रहा है कि विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट, कई फीट्स तक वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, अगर जब कंडीशन इनके फेवरेबल नहीं होती, मतलब जब इनके फेवर में कंडीशन ना हो, तब क्या होगा? तब होगा क्या? द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी। तब ये क्या करेगा? प्लाज्मोडियम बट जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा और क्या बना देगा? और बना देगा फ्रूटिंग बॉडी। क्या बना देगा? फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा, ठीक है जी। देन बियरिंग स्पोर एट देयर टिप, जैसा कि इनके टिप पे स्पोर दिखता है, इनके टिप पे क्या होता है? स्पोर होता है। द स्पोर पोजेस अ ट्रू वॉल, जो स्पोर होती है वो कैसा? वो ट्रू वॉल, आप देख सकते हो ये इसमें देखो, ठीक है। ठीक है, कह रहा है कि दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। अब भाई इनमें ना क्या करते हैं, ये बाहर की लेयर जो बना देते हैं, ये क्या है? ये एक तरह का सिस्ट बना देते हैं, सिस्ट। ऑलमोस्ट ये एक्सट्रीम रेजिस्टेंस होता है, ना तो हाई टेम्परेचर ना एसिड, कुछ नहीं, बिल्कुल स्पोरोपोरिन जैसी स्ट्रक्चर। एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, और कई साल तक सर्वाइव कर सकते हैं, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन भी ये झेल सकते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, इनके स्पोर्स कैसे फैलते हैं? एयर डिस्पर्जल से। स्पोर्स इनके एयर डिस्पर्जल से, एयर करंट मतलब हवा के साथ फैल जाते हैं, ठीक है, और ये अलग जगह ग्रो कर जाते हैं, ठीक है जी। ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इतना, अच्छा ये समझ में आया कि नहीं यार? प्लीज एक बार यहाँ तक प्लीज कमेंट करो जरूर। प्रोटिस्टेंस, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रोटिस्टेंस। प्रोटिस्टा कह रहा हूँ, प्रोटिस्टा की नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटोजोआ। टॉपिक 2.2.5 प्रोटोजोआ या फिर प्रोटोजोन्स। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफिक्स, सारे प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? सारे प्रोटोजोआ हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। एंड लिव एज अ प्रीडेटर, कैसे रहते हैं? शिकारी की तरह रहते हैं, मतलब किसी का शिकार करना। और पैरासाइट, या तो ये किसी का शिकार करने के मूड में रहेंगे, या तो किसी लिविंग बॉडी पे जाएंगे, मस्त उनका खाना चूसेंगे, पैरासाइट बनके, ठीक है। कह रहा है दे आर बिलीव टू बी प्रीमिटिव रिलेटिव, दे आर बिलीव टू बी प्रीमिटिव रिलेटिव, मतलब ये प्रीमिटिव रिलेटिव मतलब पहले के जमाने से रिलेट, मतलब इनके पास प्रोकैरियोटिक नेचर दिखता है। कह रहा ऑफ एनिमल्स, और ये एनिमल्स के प्रिमिटिव हैं, तभी तो यार बोला ना स्टार्टिंग में ही कि प्रोटोजोआ आर द लिंकेज ऑफ प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फंजाई। क्लियर है? चल, देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के 4 मेजर ग्रुप्स हैं, आइए देखते हैं, बहुत मजा आएगा। पहला है प्रोटोजोआ का पहला ग्रुप कौन सा है? अमीबॉइड, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्या है? These organisms lives in fresh water, sea water and moist soil. ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, सी वाटर में पाए जाएंगे, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाएंगे, ठीक है। दे मूव एंड कैप्चर, ये मूव होंगे। अरे भाई अमीबा की बात कर रहा है यार, अमीबा ऐसे मूव नहीं करता, पूरा एंगल्फ करने के लिए यह पार्टिकल करेगा क्या? अब आगे इस पार्टिकल क्या कर लेगा? पूरा ऐसे
दबोच लेगा, धीरे से ये अंदर हो जाएगा। मैंने क्या, ये देखो अंदर ले लिया पार्टिकल को, ठीक है। मूव करके अपने शिकार को कैप्चर कर लेता है बाय मूविंग। क्लियर है? देन नेक्स्ट है, कह रहा है कह रहा है कि देयर प्रे बाय अपने प्रे को कैप्चर करते हैं बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। भाई सूडोपोडिया क्या है? सूडोपोडिया को मैंने बताया, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, अब पोडिया का मतलब टीट। अच्छा यहाँ पर दे भी तो रखा है, देखो सूडोपोडिया इज द फॉल्स टीट, जिसकी वजह से वो ऐसे करके कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है एज इन अमीबा, जैसा किसमें दिखता है? सूडोपोडिया किसमें दिखता है भाई? जैसा कि किसमें दिखता है? अमीबा में, ठीक है। कह रहा है कि मैराइन फॉर्म हैव सिलिका शेल्स, इनकी जो मैराइन फॉर्म होती है उसके पास सिलिका की सेल होती है। सिलिका की सेल मतलब कि सिलिकॉन का डिपोजिशन, ठीक है। एंड अदर सरफेस सम ऑफ देम सच एज एंटमीबा आर पैरासाइट। मैं बता दे रहा हूँ, क्लास 12th की बात बता दे रहा हूँ। एंटमीबा से होने वाली जो डिजीज है वो कहलाती है अमीबियोसिस। इसका पूरा नाम होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। पूरा नाम होता है क्या? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से जो बीमारी होती है उसका नाम है अमीबियोसिस। याद रखिएगा, क्लास 12th में आप पढ़ते हैं इसको हेल्थ एंड डिजीज में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ऐसे प्रोटोजोन जिनके पास फ्लैजिला हो। कह रहा कि द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप्स आर ईदर फ्री लिविंग, इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं या तो वो फ्री लिविंग नेचर में पाए जाएंगे, ठीक है, और पैरासिटिक। अगर फ्री नहीं होंगे तो दूसरे के किसी होस्ट बॉडी पे रहेंगे पैरासाइट बन के। दे हैव फ्लैजिला, भाई पहले नाम से ही बता दिया फ्लैजिलेटेड, इनके पास फ्लैजिला होगा तो ये मोटाइल होंगे, ठीक है। द पैरासाइट फॉर्म्स कॉजेस डिजीज, इनकी जो पैरासाइट होते हैं, इनकी पैरासाइटिक फॉर्म जो होती है वो क्या काम करती है? वो डिजीज कॉज करवाती है। क्या करवाती है? डिजीज कॉज करवाती है, ठीक है। सच एज स्लीपिंग सिकनेस, कौन सी बीमारी? स्लीपिंग सिकनेस, सोता ही रहेगा इंसान, ठीक है। अभी स्लीपिंग सिकनेस होता किसके कारण है? इस टाइपेनोसोमा, किसके कारण? ट्राइपेनोसोमा के कारण होता है स्लीपिंग सिकनेस। किसके अंडर आता है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप है हमारा, नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, ऐसे प्रोटोजोन्स जिनके पास सीलिया हो, मतलब अटैचमेंट होगा। सीलिया है तो अटैचमेंट होगा, मूव होगा, लेकिन अटैचमेंट करने में ज्यादा मजा आएगा। दे आर एक्वेटिक इन नेचर, ठीक है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म। भाई देखो एक्टिवली अगर मूव कर रहा है मतलब एटीपी का यूज कर रहा है वो, ठीक है जी। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, इनके पास हजारों सीलिया होने के कारण दे हैव अ कैविटी, एक छेद होता है जिसको बोलते हैं कैविटी गटलेट, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, जो कि इनके सेल के बॉडी के ऊपर ना खुली होती है, ठीक है। क्या रहा है कि द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, एक साथ सीलिया का सब सीलिया का मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेस द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टीर्ड इन द गटलेट। देखो सीलिया है, सीलिया को ऐसे किया तो एक तरह का सक्शन बन गया, जिसकी वजह से पानी इसके गटलेट में आ जाएगा और पानी तो निकल जाएगा, उसके साथ साथ जो ऑर्गेनिजम्स इनके जो प्रे होंगे वो भी आ जाएंगे और वो खा लेगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? पैरामीशियम। इसका बेस्ट एग्जांपल पैरामीशियम। अच्छा डायग्राम में मैं सीलिया दिखा देता हूँ पैरामीशियम। ये देखो, ध्यान से देखो आप, एनसीईआरटी इतनी क्लियर तो है नहीं, लेकिन ये देखो, ये जो काला काला आपको दिख रहा है ये क्या है? ये तो यही तो सीलिया है, बिल्कुल ऐसा। देखो ना, मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में, सीलिया होगा तो नंबर में ज्यादा, साइज में छोटा। फ्लैजिला होगा तो साइज में ज्यादा, नंबर में कम। क्लियर है क्या? बेसिक चीजें समझ लो, बाकी तो सब चीजें हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा स्पोरोजोन। स्पोरोजोन्स के बारे में क्या कहते हैं? देखो, कह रहा कि दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर अलग अलग डाइवर्स फॉर्म दिखेंगे ऑर्गेनिज्म के, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। कह रहा दैट हैव इन्फेक्शियस, जो क्या कॉज कर सकता है? इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, जैसे कि स्पोर लाइक स्टेज,
और ये स्पोर वाली स्टेज में रहता है अपनी लाइफ साइकिल के। स्पोर मतलब देखो, स्पोर मतलब सीड लाइक, बट नॉट, इट इज नॉट अ सीड बट सीड लाइक। सीड से ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, टेम्परेचर रेजिस्टिव होगा, सब कुछ रेजिस्ट करेगा, लेकिन फेवरेबल कंडीशन पे ग्रो करेगा। ठीक है जी। द मोस्ट नटोरियस, बहुत ज़्यादा नटोरियस किस बेस पे बोलते हैं, कभी समझते हो? इनके जेनेटिक बिहेवियर की वजह से, जेनेटिक बिहेवियर की वजह से अलग अलग आरएनए फॉर्म होता है, कभी भी चेंज कर लेंगे अपना फॉर्म, तो पकड़ में नहीं आते। ठीक है, इज प्लाज्मोडियम, और यहाँ पे प्लाज्मोडियम का दिया है। प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट, याद करो मौसम आ रहा है, मलेरिया। डेंगू और मलेरिया क्यों होता है, कैसे होता है, प्लीज वीडियो में जाकर देखो। मैं बार बार कहता हूँ आप यार वीडियो नहीं देखते हो, भाई कोई बड़े क्रिएटर नहीं है, कोई बड़े टीचर नहीं हूँ मैं, इसलिए नहीं देखते हो। एक बार मौका दो, देखो, ना समझ में आए तो बताना। विच कॉजेस मलेरिया, ऑब्वियस बात है, प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट क्या कॉज करवाएगा, मलेरिया कॉज करवाएगा। डिजीज विच हैज स्ट्रगलिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, ये ऐसी बीमारी है जो कि ह्यूमन जिससे बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहा है। इस मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, एलिफेंटिसिस हो गया, फिलेरियसिस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.3 देखेंगे, यानी कि किंगडम फंजाई की बात करेंगे। उम्मीद करते हैं हम कि आज का टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी को अच्छा लगा होगा। जरा भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक काम करना, इस चैनल को 2 लोगों को शेयर करना, लाइक करना, हाइप करना, कमेंट करना, चाहे जो हो जाए। रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ पढ़ लो, थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है अगले दिन वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट टॉपिक किंगडम फंजाई के साथ। टिल देन आप लोग इसको पढ़ो, नोट्स बनाओ। अच्छा, ये तो एनसीईआरटी सीरीज है, मैं इसकी एक अलग नोट सीरीज ही बताऊंगा। ठीक है, नोट सीरीज उसमें मैं लिख के बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में किंगडम फंजाई के साथ। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड स्टे हेल्दी। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, हमने किंगडम प्रोटिस्टा खत्म किया, और उसके जस्ट पहले हमने किंगडम मोनेरा खत्म किया था, और उसके पहले हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक नॉर्मलाइज्ड वीडियो बनाया था, मतलब एक इंट्रो वीडियो। अब इस सारी चीजों में हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि इन सब चीज को अगर आप देखोगे ना, तो आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने का नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से सारे लेक्चर्स देखे हो तो दोबारा आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, इस बात की गारंटी है, क्योंकि हमने एक ऐसा तरीका बताया है कि जिससे आप भी अपने नीट एग्जाम में 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हो, जैसा कि हम सर ने लाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हमारा टॉपिक होगा 2.3, जो कि किंगडम फंजाई। आज का हमारा टॉपिक होगा 2.3 किंगडम फंजाई। थोड़ा सा लेंदी है टॉपिक, कोशिश करेंगे जल्दी से रिकैप करने के लिए, पर चलो देखो। कह रहा है द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। पहली चीज तो समझिएगा, कह रहा है कि एक तो ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का यूनिक है। क्यों यूनिक है, आगे पता चलेगा। चल, दूसरी बात कह रहा है कि शोज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एज वेल एज इन हैबिटेट। अब देखो, ये कह रहा है कि इसकी मॉर्फोलॉजी, मैंने बार बार आपसे बताया कि मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल फीचर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ही कहलाती है क्या, मॉर्फोलॉजी। इतनी बात समझ में आई। चल, साथ ही साथ इसके हैबिटेट, मतलब मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। मतलब डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्स, मतलब फैला हुआ, अलग अलग टाइप का, एक जैसे चीजें नहीं दिखेंगी, अलग दिखेंगी। कह रहा है कि यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड। आपने फंगस ग्रो होते हुए देखा होगा, किसी मॉइस्ट ब्रेड पे देखा होगा। रॉटन फ्रूट, सड़े हुए फल पे भी आपने देखा होगा इस चीज को, सड़े हुए फल पे भी आपको ये क्लियरली ऑब्जर्वेबल होगा। ठीक है, साथ ही साथ कह रहा है अ कॉमन मशरूम यू ईट ऑन, आप जो कॉमन मशरूम खाते हो, ठीक है, वो भी एक तरह का फंजाई ही है। एंड टोड स्टूल आर ऑल्सो फंजाई। ठीक है, ये जो हम लोग मशरूम खाते हैं ना, मटर मशरूम की सब्जी, वो भी एक तरह का क्या है, फंजाई ही तो है। कह रहा कि व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव आर ड्यू टू पैरासिटिक फंजाई। हमको जो व्हाइट कलर का स्पॉट दिखता है, व्हाइट स्पॉट किसमें,
मस्टर्ड की, मतलब कि सरसों के पत्तियों पे जो हमें व्हाइट रस्ट दिखती है, वो क्या है? वो एक तरह का पैरासिटिक फंजाई है। वो क्या है? पैरासिटिक फंजाई। ठीक है, याद रहेगा इतनी बात। चल, कह रहा सम यूनिसेलुलर फंजाई, कुछ यूनिसेलुलर फंजाई का यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, जैसे कि क्या क्या? ईस्ट हो गया। ईस्ट इज वाइडली यूज्ड टू मेक ब्रेड, बियर। याद रखना, हमारी बेवरेज इंडस्ट्री हो या फिर हमारी बेकरी इंडस्ट्री हो, दोनों में ईस्ट का बहुत ही बड़ा रोल है। ईस्ट वहां पे बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। ठीक है जी। कह रहा अदर फंजाइज कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे भी मतलब कि फंजाई हैं जो कि प्लांट और एनिमल्स में क्या करते हैं? डिजीज भी कॉज करवाते हैं। जैसे कि वीट में व्हाइट रस्ट कॉजिंग, वीट में, गेहूं के पेड़ में सफेद मक्खी जिसको बोलते हैं आम भाषा में, व्हाइट रस्ट का लग जाना, ये भी क्या है? इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये फंजाई। और कौन सा फंजाई? पक्सीनिया। पूरा नाम पक्सीनिया ग्रैमिनीस। ठीक है, याद रखिएगा पक्सीनिया। ठीक है, पक्सीनिया इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सम आर सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक। और इसी के साथ साथ सारे नुकसानदायक भी तो नहीं होते, तो कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे हमारे लिए एक तरह का सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक भी है। जैसे कुछ हमारे लिए क्या है? एक तरह का सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक भी है। अब आइए जानते हैं कि आखिर ये कौन है जो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक है हमारे लिए। तो जैसे हम सोर्स की बात करते हैं, पता चलता है कि पेनिसिलियम, पूरा नाम पेनिसिलियम नॉक्टेटम। तो पेनिसिलियम एक तरह का ऐसा ऐसा एक तरह का फंजाई है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटियन। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब होता है सर्वव्यापी। प्रॉपर हिंदी में बता रहा हूँ। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वव्यापी, मतलब जो हर जगह पाए जाएं। तो फंजाई कैसे हैं? नेचर के होते हैं कॉस्मोपॉलिटन नेचर के। ठीक है, एंड अकर इन एयर, हवा में पाए जाएंगे, पानी में पाए जाएंगे, मिट्टी में पाए जाएंगे, और किसी दूसरे एनिमल या फिर प्लांट के ऊपर भी एज अ पैरासाइट पाए जाएंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं? दैट्स वाई दे आर नोन एज कॉस्मोपॉलिटियन, क्योंकि वो हवा में भी मिल रहा है, पानी में भी, मिट्टी में भी, एनिमल्स के ऊपर और इवन प्लांट्स के ऊपर। तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे हम? दैट्स वाई दे आर कॉस्मोपॉलिटियन। दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड रीजन। उन्हें कौन सा? गर्म और नमी वाला मौसम चाहिए होता है फॉर देयर ग्रोथ। हैव यू एवर वंडर्ड हैव यू एवर वंडर्ड वी कीप फूड इन आवर रेफ्रिजरेटर्स, व्हाई, क्यों? आपको पता ही होगा कि हम लोग अपना खाना रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं भाई? ताकि टेम्परेचर डाउन हो सके, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ये एक्ट नहीं कर पाते, ना तो सेवरल बैक्टीरिया ना तो सेवरल यीस्ट। ठीक है, यस, इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। हम इसलिए इसको रेफ्रिजरेटर में अपने खाने को रखते हैं, ताकि वो ताकि खाने को हम बचा सकें। किससे? खराब होने से। किसकी वजह से? बैक्टीरियल एज वेल एज फंगल इन्फेक्शन से हम उसे बचा सकें। कह रहा विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर। ईस्ट एक तरीके का है, एक्सेप्शन है, जो कैसा, किस नेचर का होता है? यूनिसेलुलर नेचर का होता है। बाकी बाकी फंजाइज आर फिलामेंटस। बाकी और फंजाई कैसे होते हैं? किस नेचर के? फिलामेंटस नेचर के। फिलामेंट जानते हो? सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, बिल्कुल स्पेन की जैसा सिलेंड्रिकल बॉडी, फिलामेंट नेचर का। हाँ, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इनकी बॉडी, अब मैंने बोल दिया सिलेंडर लाइक होगी तो भाई लंबी होगी, सिलेंडर जैसा होगा। ठीक है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं? हाइफे। याद रखना, हाइफे। ठीक है, द नेटवर्क ऑफ हाइफे। अब ये हाइफे के ढेर सारे जंजाल, ऐसे ऐसे धागे दिखेंगे, ढेर सारे हाइफे जब कंबाइन हो जाते हैं तो इन्हीं को हम बोलते हैं माइसीलियम। जब ढेर सारे, when the network of fungi is combined it is known as mycelium। याद रखिएगा, उसे अब हम माइसीलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। वही कह रहा है कि सम हाइफे, कुछ हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ फंजाई में वो जो सिलिंड्रिकल फिलामेंट है उसके अंदर ना एक तरीके का क्या है भरा हुआ? कुछ हाइफे हैं जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भरे हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब क्या होता है? जिसमें ढेर सारे न्यूक्लियस हो और साइटोप्लाज्म से भरपूर हो, उसे हम लोग बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफे। देखो, एक बात समझना, एक वर्ड यहाँ पे अलग सा आया है, सिनोसिटिक। सिनोसिटिक एक ऐसी कंडीशन है जो बताता है मल्टीपल
न्यूक्लिया स्ट्रक्चर या फिर मल्टीपल कंडीशन, हम यहाँ बता दें, मल्टीपल न्यूक्लिएटेड कंडीशन को, मल्टीपल न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम लोग कहते हैं सिनोसिटिक। और हाइफे है तो मल्टीपल न्यूक्लिएटेड को बोला हम लोगों ने, क्या बोला, सिनोसिटिक हाइफे। इतनी बात क्लियर है, क्या करे, अदर्स हैव सेप्टा। सेप्टा मतलब जानते हो, मान लो ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को डिफरेंशिएट करने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेप्टा। ये जो बीच वाली स्ट्रक्चर क्या बोला हमने, सेप्टा। तो यहाँ पे कह रहा है कुछ किससे, कुछ सेप्टेट नेचर के भी होते हैं, ठीक है। और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफे, या तो हाइफे में ही वो क्रॉस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसे उलझे हुए, बिल्कुल ऐसे से, ठीक है। कह रहा कि द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। सेल वॉल कैसी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है और पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड मैंने बताया, ये पॉली का मतलब होता है ढेर सारा, सेक्राइड मतलब होता है शुगर की चेन, मतलब जो ढेर सारे शुगर की चेन से बना हो उसे बोलेंगे पॉलीसेक्राइड्स। देन नेक्स्ट कह रहा है कि मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर एंड एब्जॉर्ब द सोल्यूबल ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द डेड सब्सटेंस एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक और सैप्रोफाइट्स। कह रहा भाई देखो, कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो कि सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर, जो हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होंगे और घुले हुए ऑर्गेनिक फूड को खाएंगे, कहाँ से, डेड सब्सटेंस से, डेड और डिकेइंग सड़ी गली चीजों से खाएंगे, उसे हम कहते हैं सैप्रोफाइट। उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम प्यार से बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, ठीक है जी। और इसी में दोज हु डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एनिमल्स, और इन्हीं में जो दूसरे प्लांट्स और लिविंग एनिमल के ऊपर रह के उनका खाना खा जाएं, उसे हम लोग बोलते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। देयर ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्स। अब ये सिम्बायोटिक क्या होता है, सिम्बायोन्स मतलब कोई दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा या फिर कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सिम्बायोन्ट्स या फिर सिम्बायोटिक्स। करा कि इन एसोसिएशन विथ एल्गाई एज लाइकेन। एल्गी और फंजाई का जो एसोसिएशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं लाइकेन, लाइकेन, ठीक है। अब याद रखना, एल्गी क्या करता है, एल्गी जो कि ग्रीन नेचर का होता है, तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करेगा। और ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा मतलब ये क्या देगा, ये फूड प्रोवाइड करेगा। और जो एल्गी होगा, एल्गी क्या करेगी, सॉरी, एल्गी ये फूड प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ग्रीन ग्रीन होगी। साथ ही साथ अब देखो, ये जो ईस्ट है, सॉरी ईस्ट कह रहा हूँ, ये जो फंजाई है, फंजाई क्या करेगा, फंजाई के पास जाले हैं, हाइफे के नेटवर्क हैं, तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, शेल्टर। शेल्टर, शेल्टर मतलब रहने की जगह। मतलब फंजाई ने क्या प्रोवाइड किया, शेल्टर, रहने की जगह। और एल्गी जो कि फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाया, तो देखो ना, एल्गी ने खाना बनाया अपने लिए, साथ साथ फंजाई के लिए, और फंजाई ने रहने की जगह दी किसको, एल्गी को। दोनों ने एक दूसरे की हेल्प किया, एंड दिस इज नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एज वेल एज the symbiotic association of algae with fungi is called lichen with roots of higher plants एज माइकोराइजा। और ये एसोसिएशन दिखता कहाँ पे, ये दिखता है हमें हायर प्लांट्स की रूट्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से माइकोराइजा, ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहा है कि रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन बी टेकन प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस फ्रेगमेंटेशन। अब इनमें रिप्रोडक्शन होगा, फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन इन फंजाई वेजिटेटिव मेथड अगर होगा तो होगा फ्रेगमेंटेशन से, फिजन से, बडिंग से, ठीक है। कौन कौन से तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, फिलामेंटस, सॉरी फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो स्पोर्स के फॉर्मेशन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा, तो स्पोर के फॉर्मेशन से होगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, वाइस वर्सा कह सकते हैं, हाँ जी। चलो, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा, उसी को हम लोग कहते हैं कोनिडिया। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कोनिडिया, ठीक है। और स्पोरेंजियो स्पोर, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियो स्पोर या फिर जू स्पोर। याद रखना, एक बात बड़े काम की बता रहा हूं मैं, जू स्पोर, जू जू मतलब क्या होता है, याद है क्या, जू जहां पे जानवरों को रखा जाता है, तो जू से जानवर यानी कि एनिमल, और एनिमल, एनिमल, ठीक है। और एनिमल कैसे होते हैं, मोटाइल, मूव कर सकते हैं। मतलब जो जू स्पोर होगा ये मोटाइल नेचर का होगा, मूवेबल होगा। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके किसके थ्रू होगा, ऊ स्पोर या फिर एस्को स्पोर या फिर बेसिडियो स्पोर। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो बाई 3 मेथड, ऊ स्पोर, एस्को स्पोर और बेसिडियो स्पोर। ऊ स्पोर, एस्को स्पोर एंड बेसिडियो स्पोर।
इतनी बात क्लियर है क्या? क्या द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। जो स्पोर्स हैं ये क्या बनाते हैं? ये क्या करेंगे? ये फ्रूटिंग बॉडी का भी डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। इनमें जो सेक्सुअल साइकिल होती है उसमें 3 स्टेज फॉलो होता है। पहला, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। याद याद रखो, ये ए है, ये एक है, ये दूसरा है। भाई सबसे पहले इनको फ्यूजन करना पड़ेगा ना, इनको इनके साइटोप्लाज्म का मिलना होगा। वही पहला प्रोसेस, पहला स्टेप क्या? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट्स। मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मतलब प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और गैमी मतलब होता है मिल जाना, ठीक है। सेकेंड है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियाई का मिलना कहलाता है कैरियोगैमी। कैरियो मतलब न्यूक्लियस और गैमी का मतलब होता है मिल जाना, ठीक है, कंबाइन। और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट है, लास्ट में क्या होता है? मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड। देखो भाई, मियोसिस क्या होता है? हैप्लॉइड मतलब एक एन नंबर, और डिप्लॉइड मतलब होता है 2n। अब यहाँ पे हैप्लॉइड होता है मतलब n। मियोसिस हमको पता है, मियोसिस में क्या होता है? एक से, मियोसिस में होता है क्या? एक से 4 बनते, मतलब n n n, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है क्या? कह रहा है व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब फंगस जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, देन इट हैव 2 हैप्लॉइड हाइफे। हैप्लॉइड मतलब 2 हैप्लॉइड, मतलब n प्लस n, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। साथ ही साथ कह रहा है कि हैप्लॉइड ऑफ कंपैटिबल मैटिंग टाइप। अब ये कैसे हैप्लॉइड है? कंपैटिबल मैटिंग टाइप, वो एक दूसरे से मैटिंग कर सकते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। कह रहा है कम्स टुगेदर एंड फ्यूज, साथ में आएंगे और मिल जाएंगे, और n प्लस n मिल क्या बना देगा? 2n बना देगा। तो हैप्लॉइड आए, कह रहा सम ऑफ द फंजाई फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड। मैं बोला ना अभी, n प्लस n मिलेंगे क्या बनाएगा? डिप्लॉइड सेल्स, यानी 2n, ठीक है। हाउएवर इन सम अदर फंजाई, कुछ और फंजाई में, जैसे कि कुछ और फंजाई मतलब किसकी बात कर रहा है ये? कुछ और फंजाई मतलब ये बात कर रहा है एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। ये फंजाई के टाइप्स हैं, याद रखना। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है? एन इंटरवेनिंग मतलब उसके पहले ही एक बीच की स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरवेनिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक स्टेज मतलब समझते हो? डाई मतलब 2, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियर कंडीशन बन जाती है। देखो n प्लस एन, दैट इज 2 न्यूक्लियर पर सेल, और 2 न्यूक्लियस यहाँ पे हर एक सेल, पर सेल में यहाँ पे 2 न्यूक्लियस मिलती है, जिसको बोलते हैं डाई कैरियो स्टेज, ठीक है। ऐसे फॉर्मेशन हो जाता है किसमें किसमें? एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज में। बाकी सब में n प्लस n, 2 हैप्लॉइड हाइफे मिलके क्या बनाएंगे? डिप्लॉइड कंडीशन 2n। इतनी बात क्लियर है क्या? कह रहा सच अ कंडीशन कॉल्ड डाइकैरियन। अब भाई ऐसी कंडीशन को डाइकैरियन तो बोलेंगे ही। डाई मतलब 2, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब 2 न्यूक्लियस बन रहा है तो डाइकैरियन तो बोलना ही बोलना है, ठीक है। एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियो फेज। अब भाई जाहिर सी बात है, 2 न्यूक्लियर कंडीशन में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइकैरियो फेज, मतलब कि 2 न्यूक्लियस कंडीशन है। सेम बात हुई, उल्टी बोलो चाहे सीधी बोलो, मतलब डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। लेटर आगे चल के पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विथ सेल एंड बिकम डिप्लॉइड। पेरेंटल साथ मिलके ये क्या करता है? आगे फॉर्मेट कर लेता है, और ये क्या हो जाएगा डिप्लॉइड कंडीशन बन जाएगी। देन द फंजाई forms a fruiting body in which reductional division takes place। अब आगे चल के वो क्या बना लेगा? फ्रूटिंग बॉडी, क्योंकि अब उसको प्रॉपर डेवलप करना है। फ्रूटिंग बॉडी आगे चल के बनाएगी, आगे चल के बना लेगी क्या? फ्रूटिंग बॉडी बनाएगी, और होगा क्या? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मतलब अब वो 2n से वापस n में आ जाएगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। देखिए 2n था, डिप्लॉइड, देखो यहाँ तक डिप्लॉइड पढ़े। अब डिप्लॉइड से क्या हुआ? रिडक्शनल डिवीजन, मतलब रिडक्शनल मतलब घट गया, मतलब 2n कन्वर्ट हो गया n प्लस n में, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है क्या? चलो, कह रहा था मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, mode of spore formation and fruiting bodies forms a basis for the division of kingdom into various classes। अब इनकी ये जो मॉर्फोलॉजी है, इनके माइसीलियम की स्ट्रक्चर है, स्पोर का फॉर्मेशन है, इनमें फ्रूटिंग बॉडी जिस तरीके का बनता है, उसके बेसिस पे इनकी ना कुछ क्लासेस अलग
अलग अलग कुछ क्लासेस में इनको हम डिवाइड कर दिए। किस किस बेस पे हमने इनको डिवाइड किया है? मॉर्फोलॉजी, इनकी माइसीलियम स्ट्रक्चर, स्पोर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी इनमें कैसे बनती है, इसके बेस पे मतलब कि टोटल हमने 5 कंडीशन 5 चीजों के बेसिस पे इनकी क्लासेस को डिवाइड किया। 5 कौन कौन चीजें हैं फिर से बोलो? मॉर्फोलॉजी, माइसीलियम, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी, 5 चीजों के बेसिस पे हमने इनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया है। जो कि पहला क्लास है हमारा 2.3.1 हम पढ़ेंगे फाइकोमाइस्टीज, फेकोमाइस्टीज। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है तो प्लीज एक बार कमेंट कर देना। कह रहा है मेंबर्स ऑफ फेकोमाइस्टीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। जो मेंबर्स होते हैं फेकोमाइस्टीज के वो कहाँ पाए जाएंगे? वो पाए जाएंगे एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ ऑन डिकेइंग वुड, सड़ी लकड़ियों पे पाए जाएंगे, ठीक है। इन मॉइस्ट एंड डैम्पी प्लेस, इन मॉइस्ट एंड डैम्पी प्लेस,